नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। एक लोली नायिका था और ठंडा था। यद्यपि जियो चेन का निधन हो गया था, लेकिन महान भाग्य वाली महिला प्रधान के रूप में शेन युक्सुआन की नियति बनी रही और वह स्वाभाविक रूप से अन्य नायकों का ध्यान आकर्षित करेगी। ये वही सिद्धांत था जैसे मीट बन हमेशा भूखे कुत्तों को आकर्षित करता है। तैयार रहने के लिए जियांग चेन ने महसूस किया कि शेन युक्सुआन के आसपास सुरक्षा को मजबूत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता था। जियो ली के अलावा लियू मेंगसी और लेंग क्विन कियू को भी विभिन्न अप्रत्याशित स्थितियों को रोकने के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस समय शैडो सीक्रेट गार्ड्स का महत्व स्पष्ट हो गया। इससे पहले जियांग चेन ने सिस्टम की लॉटरी के माध्यम से 40 शैडो सीक्रेट गार्ड प्राप्त किए थे। उन सभी के पास अब डार्क फोर्स पीक कल्टीवेशन था, जो शेन युक्सुआन और अन्य लड़कियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक था। जियो ली के प्रशिक्षण के तहत इन शैडो सीक्रेट गार्ड्स ने हत्या की कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। संयुक्त रूप से वे एक ट्रांसेंडेंट फोर्स मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और उनकी वफादारी पूरी तरह से आश्वस्त थी। इन बिंदुओं को समझने के बाद जियांग चेन ने सीधे शेन युक्सुआन को अपने विचार व्यक्त किए। मैं वरिष्ठ की व्यवस्था सुनूंगा। शेन युक्सुआन की बिलो जैसी बाहें मुड़ी हुई थी और वह मीठी मुस्कान दे रही थी। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जिससे उसके सुंदर चेहरे पर एक सुंदर वक्र बन गया। वह पूरी तरह से सुरक्षा की मजबूत भावना से घिरी हुई महसूस कर रही थी, पूरी तरह से आनंदित। उसने वास्तव में जियांग चे के असीम स्नेह को महसूस किया। शेन युक्सुआन पूरी तरह से आपके प्यार में पड़ गया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 33,344। तुम सारी रात जागते रहे, थक गए होगे, सो जाओ। अपने मन में सिस्टम के संकेत को सुनकर जियांग चे ने धीरे से मुस्कुराया और शेन युक्सुआन के चिकने गोरे चेहरे पर चुटकी ली। लेकिन शेन युक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने पंजों पर खड़ी हुई और कमरे में लौटने के लिए मुड़ने से पहले जियांग चे के गाल को हल्के से चूमा। शेन युक्सुआन के अपने कमरे में लौटने के बाद जियांग चे भी मुड़ी और नीचे चली गई। सबसे पहले उन्होंने किंगटेंग माउंटेन विला में रहने वाले सभी शैडो सीक्रेट गार्ड्स को बुलाया और उन्हें उनके कार्य सौंपे। फिर उन्होंने लियू मेंगसी और लेंग क्विन कियू से संपर्क किया और अपनी व्यवस्था के बारे में बताया। मेंगशी बड़े भाई की बात सुनेंगे। लियू मेंगशी के उत्तर को देखकर जियांग चे को अचानक भावना की लहर महसूस हुई। उसने लंबे समय से इस प्यारी, मुलायम और मनमोहक छोटी लोली को नहीं देखा था। स्कूल 3 दिनों में शुरू होने वाला था और फिर वह लियू मेंगसी के साथ रहना शुरू कर देगा। 2 छोटी लोलिस, एक सौम्य और गुणी शुद्ध लड़की। क्या उसे महाजोंग टेबल बनाने के लिए लेंग क्विन कियू को किंगटेंग माउंटेन विला में भी लाना चाहिए? शैडो सीक्रेट गार्ड्स द्वारा उनके आदेशों को स्वीकार करने और चले जाने के बाद जियांग चे लिविंग रूम में गए, बैंगनी बालों वाली लिटिल लोली को अपने आलिंगन में खींच लिया और लॉटरी शुरू करने के लिए सीधे सिस्टम से संपर्क किया। उसे नहीं पता था कि जियो चेन ने कल रात मरने से पहले किस तरह की उत्तेजना का अनुभव किया था, लेकिन उसने जियांग चे को पूरे 50,000 भावनात्मक अंक दिए थे। सैनिकों का राजा शायद ही कभी इतना उदार था और जियांग चे स्वाभाविक रूप से आभारी था, तुरंत आकर्षित होना चाहता था। इस अवधि के दौरान निरंतर कटाई के माध्यम से उनका भावनात्मक मूल्य 150,000 से अधिक हो गया था, जिससे 15 कंटिन्यूअस ड्रॉ लगातार ड्रॉ की अनुमति मिली। सिस्टम, मुझे लगातार 15 ड्रॉ दो। जियो ली ने जियांग चे की ओर देखने के लिए अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी अभिव्यक्ति शून्य थी, क्योंकि वह आज्ञाकारी रूप से उस आदमी की बाहों में लिपटी हुई थी। उसके सफेद मोजे कोमल पैर लटक रहे थे। डॉट 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 डॉट। बैयुन पर्वत। बैयुन पर्वत जियांगजू प्रांत के भीतर एक एकांत क्षेत्र में स्थित है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, बादलों और धुंध में घिरा हुआ है। साफ पानी और सुंदर दृश्य, सुरम्य और रमणीय है। अपने दूरस्थ स्थान के कारण बैयुन पर्वत पर वर्षों से लोग कम ही आते हैं, केवल मुट्ठी भर ग्रामीण ही वहां रहते हैं। चट्टान के शिखर पर कई फूस की झोपड़ियां खड़ी थीं। एक युवक इत्मीनान और आराम से एक पेड़ की छाया के नीचे लेटा हुआ था। उसके मुंह में एक नीली चांदी की घास का ब्लेड था और सूरज के बपतिस्मा का आनंद ले रहा था। 3 और दिनों में मैं पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ। बूढ़े आदमी, तुमने सचमुच मुझे नरक में डाल दिया है। अगर ये 3 साल मैंने कब्र की रखवाली नहीं की होती अपने चमत्कारी चिकित्सा कौशल के साथ, तो क्या मैं लंबे समय तक पत्नियों और रखैलियों से भरे घर के साथ धन का जीवन नहीं जी रहा होता? युवक बड़बड़ाता रहा, उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। इसके साथ ही युवक ने घास से खड़े होने के लिए काप जंप लगाए और तेजी से कुछ ही दूरी पर समाधि स्थल तक चला गया। मुझे देखने दो कि तुम बूढ़े बदमाश ने मेरे लिए क्या अच्छी चीजें छोड़ी हैं। जैसे ही युवक बोला, उसने समाधि स्थल पर छिपा हुआ एक डिब्बा खोला और उसमें रखे सामान को देखा। ये वास्तव में विवाह अनुबंध है। उनमें से पूरे 18। हे बूढ़े आदमी, तुम सच में मुझे समझते हो? युवक की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से अपने हाथ रगड़े, अधीरता से विवाह अनुबंधों की जांच करने के लिए उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। यांग कुई हुआ, वान डैनियो, लियू एरिया झांग टेडन। डॉट 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 53। एक चमत्कारिक डॉक्टर जिसने एक किताब के माध्यम से यात्रा की। क्या मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी बन गया हूं जो मेरे जूते चाहता है? चेन एगो, झांग सैनफेंग, ली सिगुई। विवाह अनुबंधों पर विभिन्न नामों को पढ़ने के बाद चेन हाओ का मुंह तेजी से हिल गया। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह अतुलनीय रूप से उदास लग रहा था। लानत है, क्या उस बूढ़े आदमी को यकीन है कि वह उसके साथ गेम नहीं खेल रहा है? ये नाम किस तरह की सभ्य महिला के हैं? ये उन सस्ते नामों की तरह लगते हैं जो ग्रामीण इलाकों में लोग पुरुषों को दिया करते थे। उसने बैयुन पर्वत पर एक कब्र की रखवाली करते हुए 3 साल कड़ी मेहनत की थी और अंत में उसे यही इनाम मिला। वह बूढ़ा आदमी सचमुच दुष्ट है। अगर मैं, ये युवा मास्टर, आपके लिए अगरबत्ती की एक और लकड़ी जला दूं, तो मेरा उपनाम चेन नहीं रखा जाएगा। चेन हाओ को यह नहीं पता था कि उसका मालिक, वह बूढ़ा आदमी, वास्तव में उसके साथ गेम नहीं खेल रहा था। उनके गुरु, ग्रेट मास्टर जू जूजी, एक अजीब स्वभाव के थे और केवल 250 जिनसे अधिक वजन वाली मोटी महिलाओं के प्रति पक्षपाती थे। चेन हाओ को अपनी विरासत में मिली थी, इसलिए महान गुरु जुए जुएजी ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि चेन हाओ बिल्कुल उनके जैसा ही होगा। मोटी कमर, चौड़े कंधे और बड़े कद वाली मोटी सुंदरियों को पसंद करना। इन 18 विवाह अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए महान गुरु जू जूजी ने देश भर में यात्रा की थी और बड़ी कठिनाई से उन्हें इकट्ठा करने के लिए काफी प्रयास किए थे। महान गुरु जू जूजी के पास प्रभावशाली चिकित्सा उपलब्धियां थीं और उन्होंने प्राचीन चिकित्सा का गहराई से अध्ययन किया था। वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकते थे कि बड़ी होने पर ये महिलाएं उनकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी या नहीं, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्थाएं की।
बेशक ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े होने पर चेन हाओ अकेला न रहे और अपने प्रिय शिष्य को समय समय पर अपना स्वाद बदलने देने के लिए महान गुरु ज्यू ज्यूजी ने चेन हाओ की मंगेतर के रूप में कुछ सामान्य महिलाओं का चयन किया। जिया मिंगयान, जियो किंगे, तांग तांग। तो आखिरकार सामान्य महिलाओं के नाम होते हैं। अंत तक देखने और विवाह अनुबंधों पर 3 बेहद सुखद लगने वाले महिला नामों की खोज करने पर चेन हाओ के दिल में निराशा थोड़ी कम हो गई, हालांकि वह अभी भी उस बूढ़े आदमी के प्रति नाराजगी से भरा हुआ था जो 3 साल से मर चुका था। बूढ़े आदमी, तुम निर्दयी हो। चूंकि तुमने 3 साल तक इस युवा गुरु के साथ खिलवाड़ करने का साहस किया, इसलिए मैं आखिरी 3 दिनों तक इस कब्र की रखवाली नहीं करूंगा। चेन हाओ ने अपने सामने कब्र के पत्थर पर दांत पीसते हुए फुसफुसाया। कुछ गालियां बकते हुए चेन हाओ फुर्ती से फूस की झोपड़ी में लौट आया। उसे एक कैनवास बैग मिला, अपना सामान साधारण तरीके से पैक किया, 808.8 युआन लिया जो उसने वर्षों से गुप्त रूप से बचा कर रखा था, समाधि स्थल पर एक आखिरी नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ से नीचे जाने के लिए मुड़ गया। पहाड़ के नीचे की यह यात्रा केवल 3 चीजों के लिए थी, सगाई तोड़ना और लानत है सगाई तोड़ना। हालांकि उसने इन महिलाओं का असली रूप कभी नहीं देखा था, चेन हाओ जानता था कि बूढ़े आदमी ने उसके लिए जो महिलाएं ढूंढी थी उनमें से कोई भी संभवतः अच्छी दिखने वाली नहीं हो सकती थी, संभवतः वे सभी सुपरमादा अत्याचारी थी जिनका वजन 300 जिन से अधिक था। आखिरकार कई वर्षों तक एक दूसरे पर भरोसा करने के बाद चेन हाओ अपने मालिक की दयनीय आदतों को अच्छी तरह से जानता था। जब बूढ़ा आदमी जीवित था तो वह अक्सर पहाड़ के नीचे विधवा वान के घर की ओर भागता था और अपनी आखिरी सांस तक वह उसके प्रति आसक्त रहता था। वह विधवा वान बैल की तरह मजबूत, लंबी और आश्चर्यजनक रूप से 280 जिन वजन वाली थी। गांव के किसान उससे बचते थे और केवल उसका मालिक वह संकी ही उसे इतना पसंद करता था। 12 वर्षों तक खेती करते रहे, आज रसातल छोड़ रहे हैं। अब से पक्षियों के उड़ने के लिए आकाश ऊंचा है और मछलियों के छलांग लगाने के लिए समुद्र चौड़ा है। बूढ़े आदमी, तुम बस नीचे से देखो। इस बार जब मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से महानगर पर हावी हो जाऊंगा, 4 समुद्रों की यात्रा करूंगा, दुनिया को आश्चर्यचकित करूंगा, सुंदरियों को अपनी बाहों में पकड़ूंगा और उन सभी को गले लगाऊंगा। चेन हाओ ने हर रात सुंदरियों और गायन से घिरे एक अमर व्यक्ति के जीवन की कल्पना करते हुए ठंडे ढंग से खर्राटे लिए और कुछ उत्साह के साथ अपने होंठ चाटे। उसकी आकृति ने कुछ बार छलांग लगाई और तेजी से विशाल जंगल में गायब हो गई। लिंजियांग शहर में एक शानदार ढंग से सजाए गए विला के अंदर एक युवक दर्पण में खुद को घूर रहा था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था। मेरा स्थानांतरण हो गया है। बुद्धिहीन शहरी चिकित्सा उपन्यास डिवाइन डॉक्टर डिसेंड्स द माउंटेन स्टार्टिंग विद 18 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में स्थानांतरित। और मैं पूरी किताब में सबसे बड़ा मूर्ख, नायक का भाई और कमीना हूं। वह मस्तिष्क क्षतिग्रस्त चापलूस अमीर दूसरी पीढ़ी न्यूफैंग जो नायक को पैसे और पत्नियां देता है। अपने दिमाग में सारी जानकारी व्यवस्थित करने के बाद न्यूफैंग का चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया और वह अत्यधिक अवाक रह गया। धिक्कार है, मैं किस में स्थानांतरित नहीं हो सकता था। इसे न्यूफैंग इसी नाम का चापलूस मूर्ख क्यों होना पड़ा। स्थानांतरण से पहले न्यूफैंग ने इस शहरी चिकित्सा उपन्यास को पढ़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नायक चेन हाओ और अपने भविष्य के जीवन पथ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चेन हाओ 18 विवाह अनुबंधों के साथ पहाड़ से लिंजियांग शहर में आए, सगाई तोड़ने के लिए घर घर गए, शांत अभिनय और चेहरे पर थप्पड़ मारने की अपनी यात्रा शुरू की और जीवन के शिखर तक पहुंचे। रास्ते में उसे स्वाभाविक रूप से विभिन्न सुंदरियों, बड़ी बहन जैसी लोलिस नर्सों का सामना करना पड़ा। ये स्पष्ट नहीं है कि इस पुस्तक के लेखक को कोई पेंच याद आ रहा था या वह सिर्फ एक कंट्रास्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया मिंगयान, जियो क्विंगगे और तांग तांग के अलावा चेन हाओ के अन्य 18 मंगेतर शैतान बोगांग जैसे सुपर मोटे सुअर थे जिनका वजन 300 जिन से अधिक था। नियति के पुत्र के रूप में चेन हाओ स्वाभाविक रूप से इन मोटे सुअरों को नहीं देखेंगे और निश्चित रूप से सगाई तोड़ने जाएंगे। इस तरह कहानी की प्रस्तावना शुरू हुई। सगाई रद्द करने के लिए दौरे पर जाने से महिलाओं के परिवार निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे और निश्चित रूप से चेन हाओ को एक कठिन समय देना चाहेंगे, जिससे चेन हाओ को शांत अभिनय करने, चेहरे पर थप्पड़ मारने और अपने कौशल से सभी को आश्चर्यचकित करने का अच्छा मौका मिला। तब से चेन हाओ अपने शानदार और पीक स्तरीय चिकित्सा कौशल के माध्यम से लिंजियांग शहर के उच्च स्तरीय शक्तिशाली हलकों में चले गए। कई बड़े शॉट्स द्वारा सराहना की गई, लिंजियांग पर हावी हो गए और उनके बाएं हाथ में एक सीओ और उनके दाहिने हाथ में एक कैंपस बैले था। और वह न्यूफैंग, उसने न केवल चेन हाओ को पैसे और महिलाएं दी, बल्कि उसकी दिमागी गलती भी हुई और उसने सीधे अपनी देवी लियानरान को, जिसे उसने पूरे 7 साल तक प्यार किया था, चेन हाओ को दे दिया, सिर्फ उसे संतुष्ट करने के लिए, ये कहते हुए कि भाई हाओ उसे पसंद करता है। 7 साल तक उसकी चापलूसी करने के बाद लियानरान की न्यूफैंग से सगाई होने ही वाली थी और चापलूस सफल होने ही वाला था, लेकिन न्यूफैंग ने इस समय यह मस्तिष्क क्षतिग्रस्त कदम उठाया, जिसने तुरंत लियानरान को, जिसने अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था, न्यूफैंग से बेहद घृणा महसूस हुई और दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो गए। बाद में चेन हाओ ने स्थिति का फायदा उठाया, लियानरान के एकमात्र बीमार छोटे भाई को ठीक करने के लिए अपने स्वर्ग विरोधी चिकित्सा कौशल का उपयोग किया और फिर सुंदरता जीती। और वह न्यूफैंग ने वास्तव में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका और अंतहीन पछतावा महसूस कर रहा था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता न्यू यूजोंग भी उदास हो गए और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। स्वाभाविक रूप से न्यूफैंग के अच्छे भाई के रूप में चेन हाओ ने न्यू परिवार के रियल एस्टेट समूह पर कब्जा करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, अपना पहला सोने का बर्तन अर्जित किया और भविष्य में एक वाणिज्यिक साम्राज्य के निर्माण के लिए एक ठोस नींव रखी। जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा तो न्यूफैंग को लगभग दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कछुआ लेखक उन्हें 7 दिन और 7 रातों तक श्राप देता रहा। इस तरह की कुत्ते खून से भरी साजिश लिखने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क कितना क्षतिग्रस्त हो सकता है। आखिरकार उसे विभिन्न माध्यमों से कछुए के लेखक का पता मिल गया और उसे ब्लेड भेजने के रास्ते में वह सीधे एक डंप ट्रक से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर वह न्यूफैंग इस चाटुकार मूर्ख में परिवर्तित हो गया। तो ये 7 दिन और 7 रातों तक बेवकूफ लेखक का पीछा करने और उसे कोसने का प्रतिशोध है। सभी कारणों और परिणामों को याद करने के बाद न्यूफैंग की अभिव्यक्ति जटिल थी और उन्होंने हल्की सी आह भरी। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं बस जाऊंगा। वैसे भी अपने पिछले जीवन में न्यूफैंग सिर्फ एक गरीब हारा हुआ अनाथ था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, किसी को परवाह नहीं होगी कि वह जीवित रहे या मर जाए। एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होकर कम से कम मैं उस अतुलनीय विलासितापूर्ण पतनशील जीवन का आनंद ले सकता हूँ, है ना। इस तरह खुद को सांत्वना देते हुए न्यूफैंग ने तुरंत खुद को वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और अस्थायी रूप से एक प्रश्न पूछा। सिस्टम डिंग चाओवन लियानरान के जीवन का पहला भाग। डिंग मेजबान, मैं यहाँ हूँ। न्यूफैंग के दिमाग में सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। हालांकि इसमें कोई भावना नहीं थी, न्यूफैंग के लिए ये स्वर्गीय संगीत की तरह लग रहा था। सिस्टम, जल्दी से परिचय दो कि तुम क्या कर सकते हो। न्यूफैंग का चेहरा खुशी से झूम रहा था, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से उत्साहित थी और उसकी सांसें तेज हो गई थीं।
म्यू फैंग ने मूल रूप से बस यूं ही पूछा था, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह स्थानांतरित होने के बाद एक सिस्टम को जागृत करेंगे। हालांकि उन वेब उपन्यासों में ट्रांसमाइग्रेटर हमेशा एक सिस्टम को जागृत करते हैं, म्यू फैंग ने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। आखिरकार उनका चरित्र एक दुखद व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था, जो नायक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अवचेतन कॉल वास्तव में उनके लिए एक सिस्टम को जागृत कर देगी। म्यू फैंग कैसे खुश नहीं हो सकते थे। होस्ट को जवाब देते हुए इस सिस्टम को बैकस्टेप प्रोटैगोनिस्ट सिस्टम कहा जाता है। जब तक होस्ट लगातार नायक की पीठ में छुरा घोंपता है, तब तक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सिस्टम मॉल में आइटम के लिए बदला जा सकता है। सिस्टम ने म्यू फैंग को संक्षेप में अपने कार्यों से परिचित कराया। इसकी आवाज अभी भी बेहद ठंडी थी, एक पूर्व क्रमादेशित प्रक्रिया की तरह। नायक की पीठ में छुरा घोंपना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, म्यू फैंग, नियति को चुनौती देकर एक भाग्यवादी खलनायक बनने वाला हूं? सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद म्यू फैंग और भी अधिक उत्साहित हो गया। आकाश की ओर जोर से हंसने लगा। उसका पूरा अस्तित्व अचानक अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गया। इन दिनों धर्मी नायक अलोकप्रिय हैं और खलनायक उपन्यास बहुत लोकप्रिय हैं। म्यू फैंग ने स्वाभाविक रूप से इसी तरह के कई वेब उपन्यास पढ़े थे। इसके अलावा उनका सिस्टम खलनायक अभिनय, खलनायक कथानक की प्रगति या खलनायक का सहायक होने के बारे में नहीं था। विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसे केवल नायक चेनहाओ की लगातार पीठ में छुरा घोंपने की जरूरत थी। इस तरह क्या वह सत्ता में आने के लिए ईश्वरीय डॉक्टर नायक चेनहाओ के कंधों पर कदम रखते हुए जल्दी से जीवन में बदलाव लाने में सक्षम नहीं होगा? इसके अलावा नायक के छोटे भाई के रूप में अपनी पहचान के साथ स्वाभाविक रूप से उसके पास चेनहाओ की पीठ में छुरा घोंपने के कई अवसर थे। ये कहा जा सकता है कि यह बैकस्टेप नायक प्रणाली उसके, म्यू फैंग के लिए तैयार की गई थी। चेनहाओ पर खुद के कदम रखने के अद्भुत दृश्य की कल्पना करते हुए दोनों हाथों पर महिलाओं के साथ रोमांस के जीवन में लिप्त म्यू फैंग के चेहरे पर मुस्कान और अधिक अनियंत्रित हो गई। हे बिग ब्रदर चेनहाओ, आप इन नायिकाओं को संभाल नहीं सकते। अपने छोटे भाई को तुम्हारी देखभाल करने दो। तुम्हें अपने 15 राक्षस पोगन्स के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। जियो क्विंगगे, जिया मिंगयान और लियानरान, मैं आपकी ओर से उन्हें खुशी से स्वीकार करूंगा। म्यू फैंग के आत्मभोगपूर्ण व्यवहार और पागल टिप्पणियों का सामना करते हुए बैकस्टेप प्रोटैगोनिस्ट सिस्टम चुप रहा और अनसुना कर दिया। लियानरान की चरित्र सेटिंग को याद करते हुए म्यू फैंग की अभिव्यक्ति एक बार फिर जटिल हो गई। एक दयनीय व्यक्ति के बारे में कुछ घृणित होना चाहिए और एक घृणित व्यक्ति के बारे में कुछ दयनीय होना चाहिए। ये वाक्य लियानरान के जीवन का सच्चा चित्रण था। लियानरान ने 6 साल की उम्र में अपने पिता और 7 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और उनकी दादी और उनके छोटे भाई ने एक दूसरे पर भरोसा करते हुए उनका पालन पोषण किया। जब वह 15 वर्ष की थी तो उसकी दादी का निधन हो गया और लियानरान और उसके भाई को उनकी दादी ने पालन पोषण के लिए अपनी एक मौसी को सौंप दिया। 15 साल की उम्र में लियानरान पहले से ही एक सुंदर खिलखिलाती युवा महिला बन गई थी। उसकी प्राकृतिक सुंदरता निर्विवाद थी। स्कूल में उसे गुंडों की संवेदनहीन खोज का सामना करना पड़ता था और घर पर उसे अपनी बेगुनाही बनाए रखने और कठिनाई से जीवित रहने के लिए अपने जानवर चाचा के उत्पीड़न से लगातार सावधान रहना पड़ता था। जानवर चाचा के उत्पीड़न के संबंध में लियानरान की चाची ने न केवल इसे रोका नहीं, बल्कि यह भी सोचा कि यह निश्चित रूप से एक मामला था, ये तर्क देते हुए कि लियानरान और उसका भाई अपने परिवार के साथ रह रहे थे और उन्हें परिवार को भुगतान करना चाहिए। लियानरान ने 3 साल तक इस अंधेरे और भयानक जीवन को सहन किया। यह इस विशेष अनुभव के कारण भी था कि लियानरान ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों के प्रति गहरी घृणा विकसित की, यह मानते हुए कि जो लोग उससे संपर्क करते थे उनके बुरे इरादे थे और उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे अंधकार में हो गया। अपने जीवन में उथल-पुथल और आशाहीन होने के बावजूद लियानरान ने खुद से हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने कड़ी मेहनत करते हुए लगन से पढ़ाई की। लियानरान स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसके लिए और उसके इकलौते छोटे भाई के लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। यदि वह अपनी मौसी के घर पर ही रहती तो समय बीतने के साथ साथ उसके चाचा का व्यवहार और अधिक बेशर्म होता जाता और अंततः वह अपनी मासूमियत खो देती। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद लियानरान अपनी इच्छानुसार सफलतापूर्वक लिंजियांग विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गई, चुपचाप अपने भाई को अपने साथ ले गई और घर छोड़ दिया, जिससे उसे कभी भी निराशा नहीं हुई। उसके चाचा इस बात से क्रोधित थे लेकिन कुछ नहीं कर सके। लिंजियांग शहर में पहुंचने के बाद लियानरान ने सोचा कि उसके जीवन में काफी सुधार होगा, लेकिन जीवन ने उसे एक बड़ा झटका दिया। क्योंकि उसके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे और कोई अभिभावक नहीं था, लियानरान केवल छात्र ऋण के लिए आवेदन कर सकती थी, लेकिन ये पैसा केवल स्कूल में उसके जीवन का समर्थन कर सकता था और वह अत्यधिक मितव्ययिता के साथ था। वह अपने छोटे भाई का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकती थी और स्थानीय हुकूमत के बिना वह अपने भाई को एक सामान्य बच्चे की तरह स्कूल भी नहीं जाने दे सकती थी। लियानरान स्कूल जाने के दौरान केवल अंशकालिक काम कर सकती थी, बहुत गरीब जीवन जीने का प्रयास करती थी, अपने भाई को भूखा रहने से रोकने की पूरी कोशिश करती थी। भले ही वह खुद न भी खाती हो, फिर भी वह अपने छोटे भाई के लिए खाना ढूंढ लेती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद लियानरान की उत्कृष्ट उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। हाई स्कूल में अपने अनुभवों के कारण लियानरान को उन पुरुषों के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस हुई जो जानबूझकर उससे संपर्क करते थे, लेकिन इस बार उसने उन सभी को अस्वीकार नहीं किया। सोना खोदने वाला कैसे बने, इस पर विशेष रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने के बाद लियानरान ने अपने लाभ के लिए अपनी शारीरिक उपस्थिति का उपयोग किया, अपनी घृणा को सहन किया, इन पुरुषों को उसे उपहारों से नहलाने की अनुमति दी, सब कुछ स्वीकार किया, अनगिनत पुरुषों को मछली पकड़ने के लिए कहा, फिर भी किसी भी पुरुष को अपने कपड़ों के एक भी धागे को छूने नहीं दिया। ये सब उसके भाई के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया। लियानरान के कई सिम्स के बीच दूसरी पीढ़ी के अमीर म्यू फैंग सफलतापूर्वक बाहर खड़े हुए और उनके नंबर 1 सिम्स बन गए और वह अपने खर्च के मामले में उदार थे। जब लियानरान ने सोचा कि उसके जीवन में अंततः आशा की किरण दिखाई दी है, तो भाग्य ने उसके साथ एक और चाल खेली। उसके छोटे भाई को एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष बीमारी हो गई जिसके लिए हर दिन अविश्वसनीय रूप से उच्च चिकित्सा खर्च की आवश्यकता होती थी। इस समय म्यू फैंग ने स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया और अपने भाई के चिकित्सा खर्चों को वहन किया। लियानरान म्यू फैंग की बहुत आभारी थी, लेकिन उसके 3 साल के हाई स्कूल के अनुभवों के कारण पुरुषों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घृणा ने उसे म्यू फैंग के प्यार की घोषणाओं को स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। उसे सहज ही घृणा महसूस हुई। बहुत झिझक के बाद वह फिर भी म्यू फैंग की प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उम्मीद थी कि म्यू फैंग उसे इसे स्वीकार करने के लिए कुछ समय दे सकता है। म्यू फैंग भी इसी तरह सहमत हुए और बहुत खुश हुए। इस प्रकार 3 वर्ष और बीत गए। लियानरान के जीवन के पहले भाग को याद करने के बाद म्यू फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसका मूड शांत हो गया। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जटिल जानवर हैं। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल अच्छे या बुरे के आधार पर करना बहुत सरल है। उनके लिए लियानरान निस्संदेह एक बुरी महिला, सोना खोदने वाली, सफेद कमल जैसी महिला थी। हालांकि लियानरान के भाई के लिए वह एक कर्तव्यपरायण, निस्वार्थ, त्याग करने वाली और दयालु बहन थी जिसने बदले में कुछ नहीं मांगा।
विभिन्न कोणों से देखने पर कोई हमेशा पूरी तरह से अलग जीवन देख सकता है। बदकिस्मत लोग अपना जीवन अपने बचपन को ठीक करने में बिता देते हैं और ली यानरान बिल्कुल ऐसी ही थी। ली यानरान का जीवन इतना दयनीय क्यों था? ये स्वाभाविक रूप से एक महान भाग्य वाली नायिका के रूप में उसके भाग्य से संबंधित था। इन पूर्व शर्तों के बिना, उसके बाद के विकास के माहौल में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रकार की गलतियां विकसित किए बिना और गंभीर रूप से बीमार छोटे भाई के बिना ईश्वरीय डॉक्टर चेन हाउ सुंदरता का दिल कैसे जीत सकते थे? चेन हाउ के बारे में सोचते हुए न्यूफैंग ने व्यंग्य किया और उत्सुकता से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या कोई न्यूबी पैक नौसिखिया उपहार पैक है? हाँ मेजबान, वहाँ है। मेजबान, क्या आप अभी न्यूबी गिफ्ट पैक नौसिखिया ग्रैंड गिफ्ट पैक खोलना चाहेंगे? तो डिंग, मेजबान को संविधान जोड़ 1-0 प्राप्त करने के लिए बधाई। मूफैंग, 55, सभी औषधियों का खजाना पुस्तक और स्वर्गीय जहर सूत्र। क्विंगटिंग माउंटेन विला, क्विंगफिंग पेपर टॉवल 100 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को बैलेंसियागा काला रेशम प्राप्त करने के लिए बधाई 9999। मेजबान को फोक्सवैगन पसात 380 टॉप्स पे के 1 प्राप्त करने के लिए बधाई। छोटी पुनरुद्धारकारी गोली 1-10 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। छोटी पुनरुद्धारकारी गोली लेने से सच्ची क्यूई 5 साल तक बढ़ सकती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार को एक छोटे दायरे से आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है और डेंजिन मार्शल कलाकार को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नोट, एक मार्शल कलाकार अधिकतम केवल एक ही ले सकता है, निरंतर उपयोग अप्रभावी है। मेजबान को विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए बधाई। स्पिरिट लैंग्वेज आर्ट, स्पिरिट लैंग्वेज आर्ट किसी व्यक्ति की वाणी, व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं को 5 मिनट तक नियंत्रित कर सकता है। इसका उपयोग केवल मेजबान की तुलना में कम प्रशिक्षण वाले मार्शल कलाकारों पर किया जा सकता है, बिना किसी उपयोग प्रतिबंध के। मेजबान को 100 साल पुराना हिमपर्वत हिमकमल प्राप्त करने के लिए बधाई 1-10। ड्रैगन स्पिरिट टाइगर माइट पिल्स 100 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। गुर्दे को मजबूत बनाता है, कभी थकान नहीं होती। एक गोली 7 दिनों तक चल सकती है। इन्फिचुएशन कार्ड्स 5 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मोह कार्ड, एक व्यक्ति को लिंग या जाति की परवाह किए बिना 7 दिनों तक चलने वाले दूसरे के प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। देव स्तरीय चिकित्सा कौशल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। भगवान स्तरीय चिकित्सा कौशल, मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है और हड्डियों पर मांस को फिर से उगा सकता है, जिसमें चीन के 5000 साल के इतिहास से चीनी चिकित्सा की पराकाष्ठा शामिल है, जिसमें ताई डिवाइन नीडल्स, गोस्ट गेट 13 नीडल्स और क्रिएशन 9 नीडल्स शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता वाली चांदी की सुइयां प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 99,99,999। असंख्य चिकित्सा संग्रह प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। विभिन्न जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक औषधियों का एक संग्रह जो चीन के 10,000 साल के इतिहास में विस्तृत परिचय के साथ सामने आया है। आकाशीय विषशास्त्र प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। हर फूल, हर पत्ती, घास का हर तिनका, हर पेड़, दुनिया की सभी चीजें जहर में तब्दील हो सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया जहरीली हो जाएगी। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इस लॉटरी ड्रॉ से प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों को देखकर जियांग चे मुस्कुरा रहा था और चुपचाप सिस्टम को अपने दिल में एक अंगूठा दे रहा था। सिस्टम वास्तव में मुझे समझता है। कथानक के अनुसार ईश्वरीय डॉक्टर चेन हाउ पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। इस समय ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल प्राप्त करना वास्तव में नींद में होने पर तकिया प्राप्त करने जैसा है। सिस्टम के कौशल स्तर वर्गीकरण के अनुसार इस दुनिया में चाहे वह चिकित्सा कौशल हो या कुछ और, सीमा केवल ग्रैंड मास्टर स्तर पर है। ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाती है। पूरी दुनिया में देखें तो एक ही हुनर ऐसा है। भले ही चेन हाउ कथानक के बाद के चरणों तक पहुंच जाए, वह अधिक से अधिक अपने चिकित्सा कौशल को ग्रैंड मास्टर स्तर तक बढ़ा सकता है। दैवीय स्तर से अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल और दिव्य जहर शास्त्र के साथ क्या चेन हाउ, इस ईश्वरीय डॉक्टर जो पहाड़ पर उतरा, से निपटना आसान नहीं है। सिस्टम, मुझे प्रेरित करो। अपने मन में सिस्टम के साथ संचार करते हुए जियांग चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद का नाटक किया और तुरंत आत्मज्ञान की गहन स्थिति में प्रवेश कर गया। जियांग चे की बाहों में पकड़े जियोगी को स्वाभाविक रूप से जियांग चे की असामान्यता का एहसास हुआ। हालांकि उसे समझ नहीं आया, उसने कोई हरकत नहीं की, केवल चुपचाप उसे देखती रही। काफी समय के बाद एक बार जब उन्हें सिस्टम की विरासत का प्रभाव पूरी तरह से प्राप्त हो गया, तो जियांग चे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि इस प्रेरणा द्वारा दिया गया ज्ञान विशाल और जटिल था, जियांग चे को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। सिस्टम को अपने मन में धन्यवाद देते हुए जियांग चे ने बैंगनी बालों वाली छोटी लोली को अपनी बाहों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। जियोली बेबी, क्या तुम अपनी आवाज वापस पाना चाहते हो और एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोलना चाहते हो? पूरी तरह से ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल की विरासत प्राप्त करने और विभिन्न स्वर विरोधी सुई तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद जियोली को उसके क्षतिग्रस्त स्वर रज्जु को ठीक करने में मदद करना जियांग चे के लिए स्वाभाविक रूप से एक बहुत आसान काम था। भले ही जियोली की वोकल कॉर्ड 10 साल से अधिक समय से खराब थी, जियांग चे के पास उसे तुरंत ठीक होने में मदद करने का एक तरीका था। ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल वह स्वर विरोधी है। जियोली की स्वर रज्जु समस्या की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि कब्र में एक पैर के साथ मरते हुए व्यक्ति को भी जियांग चे के पास उसे नरक के द्वार से वापस खींचने और उसके जीवन को जबरदस्ती बढ़ाने का एक तरीका था। ये सुनकर जियोली की बैंगनी पुतलियों से प्रकाश की एक झिलमिलाहट गुजरी और उसने चुपचाप सिर हिलाया। यदि वह कर सकती थी तो वह स्वाभाविक रूप से एक सामान्य लड़की की तरह बात करना चाहती थी और दूसरों के साथ सामान्य रूप से संवाद करना चाहती थी। लेकिन ये चीजें उसके लिए हमेशा एक अप्राप्य विलासिता रही थी। तो फिर देखो, जियांग चे ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने छोटी लोली के कंधे को थपथपाया और उसे उसके आलिंगन से उठने का संकेत दिया। एक बार जियोली सोफे पर आराम से लेटा हुआ था, जियांग चे ने लापरवाही से अपना हाथ झटका और ठंडी रोशनी बिखेरती चांदी की सुइयों की पंक्तियां उसकी उंगलियों पर दिखाई दी। बिना किसी अनावश्यक हलचल के जियांग चे ने तुरंत ताई डिवाइन नीडल्स का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें चमत्कारी रचना थी। भले ही यह उसका पहली बार प्रदर्शन था, जियांग चे की हरकतें बहुत तरल थीं, बहते बादलों और पानी की तरह चिकनी, एक ही बार में। थोड़ी ही देर में नाजुक और ठंडी छोटी लोली को हाथी की तरह चुभ गया। जियोली को केवल अपने डेंजिन के माध्यम से एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ, जो उसके पूरे अंगों और हड्डियों में फैल गया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी नाक से एक धीमी आवाज निकल रही थी। उसकी लंबी नाजुक पलकें थोड़ी कांप रही थीं और उसने आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 15 मिनट के बाद जियांग चे ने जियोली के शरीर में डाली गई सभी चांदी की सुइयों को हटा दिया, उन्हें सिस्टम स्पेस में वापस कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे आजमाएं। अब आप बोल सकते हैं। मास्टर, जियोली ने निगल लिया, अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया और खुद को रोकते हुए कई बार बोलने की कोशिश की। काफी देर के बाद आखिरकार उसके होठों के बीच से एक हल्की, अस्पष्ट बड़बड़ाहट निकली।
10 वर्षों से अधिक समय तक न बोलने के कारण और अब उसकी स्वर रज्जु अचानक ठीक हो गई है, जियोई को स्वाभाविक रूप से थोड़ा अभ्यास महसूस हुआ और उसे अनुकूलन के लिए समय की आवश्यकता थी। जियोई मूल रूप से पश्चिमी थे, हालांकि उसे चीनी भाषा का कुछ ज्ञान था, लेकिन वह उसमें पारंगत नहीं थी, इसलिए वह अंग्रेजी में बात करती थी, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था। उसकी आवाज स्पष्ट, ठंडी और नर्म, झुनझुनी वाली गुणवत्ता से युक्त थी, जो एक ठंडी, हत्यारी छोटी लोली के रूप में उसके व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाती थी। अच्छा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। जियांग चे ने संतुष्टि में सिर हिलाया, मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, थोड़ा नीचे झुका और धीरे से लिटिल लोली के नर्म, चिकने बैंगनी बालों को सहलाया। स्वाभाविक रूप से अलग और एकांत व्यक्तित्व की होने के कारण जियांग चे को यह उम्मीद नहीं थी कि जियोई अपनी आवाज ठीक करने के बाद बकबक बन जाएगी। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जियोई एक सामान्य लड़की की तरह हो सकती है। इसके अलावा चुप रहने में कुछ भी गलत नहीं है। जियांग चे को जियोई का शांत और अलग व्यवहार पसंद आया। जियोई की आंखों की पुतलियों में मोह की एक झलक चमक उठी। वह अपने पंजों पर खड़ी थी, अपने कोमल सफेद हाथों को जियांग चे की बांह के चारों ओर लपेटा और सक्रिय रूप से अपने नर्म, ठंडे लाल होठों की पेशकश की और उसके सामने वाले व्यक्ति को पूरी भावना से चूमा। जियोई पूरी तरह से आपके प्यार में पड़ गया है। भावना मूल्य जोड़ 55,555। काफी देर के बाद उनके होंठ अलग हो गए। जियांग चे ने अपने होंठ चाटे, फिर भी वह और अधिक चाहता था। अपने मन में संकेत सुनकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि सिस्टम ने जियोई से संबंधित किसी भी कथानक परिचय को सूचीबद्ध नहीं किया, लेकिन जियांग चे को पहले से ही एक पसंदीदा नायिका के रूप में कोल्ड किलर लिटिल लोली की नियति के बारे में पता था। ये सिर्फ इतना था कि जियोई से संबंधित कथानक स्वर्गीय भाग्य प्रक्षेपवक्र के बाद के चरणों में दिखाई देगा, यही कारण है कि फिलहाल कोई प्रासंगिक कथानक परिचय नहीं था। इसे खाओ और तुम डैन जिन के मध्य चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे। जियांग चे ने सिस्टम स्पेस से एक सफेद जैद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, उसमें एक छोटी सी पुनर्जीवन देने वाली गोली डाली और मुस्कुराते हुए समझाते हुए इसे जियोई को सौंप दिया। हालांकि सिस्टम ने कहा कि छोटी रिवाइटलाइजिंग पिल लेने से डैन जिन मार्शल आर्टिस्ट को एक छोटे दायरे से बाहर निकलने की अनुमति मिलने की बहुत कम संभावना थी, जियांग चे को पूरी तरह से विश्वास था कि जियोई इसे हासिल कर सकता है। आखिरकार जियोई की मार्शल आर्ट योग्यता पहले से ही बेहद उल्लेखनीय थी और उसने पहले एक मैरो क्लींजिंग पिल ली थी, जिसने उसकी मार्शल आर्ट योग्यता को और बढ़ा दिया था। जियोई ने चुप रहकर थोड़ा सिर हिलाया। जियांग चे के आलिंगन से आज्ञाकारी रूप से रेंगने के बाद उसने प्रशिक्षण कक्ष की ओर ऊपर जाने से पहले उसे एक लंबी नजर से देखा। जियांग चे ने भी एक छोटी सी पुनरुद्धारकारी गोली निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। क्यों, ये काफी मीठा है। 56 ली अनरान। गोली के औषधीय प्रभाव प्रकट होने लगे और जियांग चे की खेती स्वाभाविक रूप से आंतरिक बल क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गई। आखिरकार उसने पहले मज्जा साफ करने वाली गोली ली थी और उसकी योग्यता में भी सुधार हुआ था। सिस्टम, मेरा विशेषता पैनल जांचें। मेजबान, जियांग चे। पहचान, स्वर्गीय भाग्य महान खलनायक लिंजियांग के पहले युवा मास्टर। नाम, आकर्षण 99। साधना, आंतरिक बल मध्य चरण। खेती की तकनीकें, 9 यांग डिवाइन आर्ट, ट्रेडिंग स्नो विदाउट ए ट्रेस, फ्लेम ब्लेड स्किल, असंख्य चिकित्सा संग्रह, दिव्य जहर शास्त्र। कौशल, ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल, 18 भाषाओं में महारत, दिव्य स्तरीय पियानो कौशल, दिव्य स्तरीय हैकर कौशल, दिव्य स्तरीय स्टॉक ट्रेडिंग कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत प्रबंधन कौशल। आइटम, भेस तावीज A10, गोल्डन डेजर्ट ईगल, हमिंगबर्ड टोही रोबोट A8, सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड A3, मैथ्सो पोशन A100, स्प्रे वारिया एक्सपीरियंस कार्ड A3, 100 साल का बर्फ पर्वत बर्फ कमल A16, बैडलक तावीज A10, पागलपन तावीज A3, ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार, ड्रैगन और टाइगर ताकत वाली गोली 1-10, छोटी पुनर्जीवन देने वाली गोली A8, मंत्रमुग्ध करने वाला कार्ड 1-5। विशेष योग्यता, शब्द नियंत्रण। व्यक्तिगत संपत्ति 13.66 अरब। भावनात्मक मूल्य 56,575। आइटम सूची में बेविचिंग कार्ड और स्प्रे वारिया एक्सपीरियंस कार्ड देखकर जियांग चे के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। ईश्वरीय डॉक्टर के पहाड़ से उतरने की साजिश को स्वीकार करने के बाद जियांग चे को स्वाभाविक रूप से चेन हाउ की 18 मंगेतरों के बारे में बहुत कुछ पता था। जियो किंगे और जिया मिंग्यान को छोड़कर उसकी कोई भी मंगेतर सामान्य व्यक्ति नहीं थी। तीनों में से एकमात्र टैंग टैंग लिंजियांग के ऊपरी हलकों में एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी, जिसने अनगिनत पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और कम उम्र में पहले से ही सभी 5 जहरों में पारंगत थी। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग मस्से, हेपेटाइटिस बी, उसे ये सब था। इसके अलावा उन्हें ऑनलाइन जाना और दूसरों को मुक्का मारना, अपमानजनक टिप्पणियां प्रकाशित करना पसंद था। वह वास्तव में एक समकालीन नारीवादी आइकन थी। जियो क्विंगगे और जिया मिंग्यान को रोकने के बाद चेन हाउ 15 राक्षसी आकृतियों और सभी 5 जहरों में पारंगत एक खूबसूरत महिला के बीच कैसे चयन करेगा। जियांग चे ने इसके लिए अपनी अत्यधिक आशा व्यक्त की। सिस्टम, सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड का उपयोग करें। ऐसे गहरे हास्य के साथ सोचते हुए जियांग चे ने सिस्टम को निर्देश देना जारी रखा। डिंग, प्रयोग सफल। डेस्टिनी न्यू फैंग के पुत्र का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए मेजबान को बधाई। प्रासंगिक कथानक, ट्रांसमाइग्रेटेड गॉडली डॉक्टर आई बिकम अ लिग रिच सेकंड जनरेशन का समावेश शुरू हो गया है। और भी विशेषज्ञ हैं, चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। सिस्टम से कथानक प्राप्त करने के बाद जियांग चे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसे इतनी जल्दी किसी सहयोगी से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि न्यू फैंग एक खलनायक उपन्यास में नायक था, जियांग चे नर्म दिल का नहीं होगा, वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। ऐसा लगता है कि मैं पर्दे के पीछे छिप सकता हूं और इस बार पुराना 6 बन सकता हूं। हवाओं और बादलों को उठते हुए देखना, क्या नियति के 2 पुत्रों को एक दूसरे से लड़ने देना अधिक दिलचस्प नहीं है। कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद जियांग चे के मन में कई अनुचित विचार तेजी से उभरे। कुछ शैडो सीक्रेट गार्ड्स को बुलाते हुए जियांग चे ने उन्हें एक मिशन दिया। बेयून पर्वत पर जाएं और चेन हाउ के लिए जुए जुजी द्वारा छोड़ी गई पूरी घोस्ट गेट 13 नीडल्स को पुनः प्राप्त करें। मूल रूप से यदि चेन हाउ ने बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया होता और 3 साल तक कब्र की रक्षा की होती, तो कब्र के नीचे का तंत्र स्वचालित रूप से खुल जाता और उसे पूरा घोस्ट गेट 13 नीडल्स प्राप्त होता। लेकिन अपनी मंगेतरों के नाम देखने के बाद चेन हाउ का खून बहने लगा और वह बिना परवाह किए तुरंत पहाड़ से नीचे उतर गया। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई चिकित्सा विरासत तुरंत नहीं मिल पाई। बाद में कथानक के मध्य में चेन हाउ गलती से कब्र की सफाई करने के लिए पहाड़ पर लौट आए और संपूर्ण घोस्ट गेट 13 नीडल्स विरासत प्राप्त कर ली। मूल रूप से जियांग चे को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए चेन हाउ को कथानक के मध्य तक जीवित रहने देना असंभव था। लेकिन अब न्यू फैंग की घुसपैठ के कारण उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। न्यू फैंग एक ट्रांसमाइग्रेटर था जो साजिश की दिशा जानता था, तो वह ऐसे स्वर्ग विरोधी अवसर को कैसे जाने दे सकता था। उसे अकेले ही संपूर्ण घोस्ट गेट 13 नीडल्स में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। जियांग चे इन दोनों लोगों के लिए कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा।
जियांग चे की व्यवस्था प्राप्त करने के बाद शैडो सीक्रेट गार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। शैडो सीक्रेट गार्ड्स के पीछे हटने के बाद जियांग चे भी किंगटिंग माउंटेन विला से दूर चला गया और एक बार फिर लैंजी ग्रुप की ओर बढ़ गया। मूल रूप से जियांग चे ने चेन हाओ के पहाड़ से उतरने के बाद चेन हाओ और न्यू फैंग के बीच कलह भड़काने के लिए लियानरान का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, जिससे उनका भाईचारा पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन अब न्यू फैंग की आत्मा बदल गई थी और बेबीचिंग कार्ड जैसी वस्तुओं के साथ अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एस्टन मार्टिन तेजी से सड़क से नीचे चला गया और तेजी से लांजी ग्रुप पर पहुंच गया। कार पार्क करने के बाद जियांग चे सीधे लांजी समूह की इमारत में प्रवेश कर गए और राष्ट्रपति के विशेष लिफ्ट की ओर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गए। पिछली बार जब जियांग चे और लेंग क्विंग क्यू सार्वजनिक रूप से हाथ में हाथ डाले दिखाई दिए तो इन सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों को जियांग चे और लेंग क्विंग क्यू के असामान्य रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए किसी ने भी उन्हें स्वाभाविक रूप से नहीं रोका। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर जियांग चे तुरंत राष्ट्रपति के कार्यालय में नहीं गए, बल्कि अगले दरवाजे लियानरान के कार्यालय की ओर चले गए। लेंग क्विंग क्यू के निजी सचिव ली के रूप में लियानरान के पास दैनिक रूप से संभालने के लिए काफी संख्या में दस्तावेज थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास एक अलग कार्यालय था। धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश करते हुए जियांग चे ने जल्द ही लियानरान को देखा, जो लगन से अपना सिर नीचे करके काम कर रही थी। लियानरान अभी भी एक पेशेवर महिला, एक विशिष्ट शहरी सफेदपोश कार्यकर्ता के रूप में तैयार थी। उसने एक ऑफ व्हाइट ब्लाउज पहना था जिसका कॉलर थोड़ा खुला था, जिससे उसकी नाजुक कॉलरबोन दिख रही थी। उसके स्याही काले बाल झरने की तरह ऊपर की ओर बंधे हुए थे। उसकी लंबी गोरी टांगें काले रेशमी मोज़ों में लिपटी हुई थी और एक काली हिप हगिंग स्कर्ट पूरी तरह से उसके सुंदर शरीर के आकार के अनुरूप थी, जो आकर्षक रेखाओं को रेखांकित कर रही थी। उसका फिगर भरा हुआ और भरपूर था, सचमुच प्रचुर था। आड़ू फूल वाले रंग के साथ वह वास्तव में एक नाजुक सुंदरता थी। एक क्षण तक देखने के बाद जियांग चे ने सूक्ष्मता से अपनी निगाहें हटा लीं। क्या दुर्लभ और अद्वितीय स्तब्धता है। चूंकि लियानरान को एंड्रोफोबिया था और उसके पास सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल था, इसलिए वह उसकी पीड़ा से बचने और एक खुशहाल जीवन का आनंद लेने में पूरी तरह से मदद कर सकता था। क्या यह उनके पेशे के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? वह सचमुच एक दयालु महान परोपकारी व्यक्ति थे। महाप्रबंधक जियांग, अचानक उसके काम में रुकावट आ गई। लियानरान की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से नजरें उठाईं और दरवाजे की ओर देखा। ये देखकर कि यह जियांग चे था, लियानरान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वह जल्दी से अपनी सीट से उठी, जियांग चे को बैठने के लिए आमंत्रित किया और सोच समझकर उसके लिए एक कप कॉफी बनाई। आंतरिक रूप से बेहद घृणा और अनिच्छा महसूस करने के बावजूद लियानरान के चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं दिखा। वह मधुर और आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। जब से लियानरान ने गोल्ड डिगर प्रशिक्षण कक्षा में ऑनलाइन दाखिला लिया, तब से उसने कुछ लोकप्रिय हस्तियों की तुलना में उल्लेखनीय अभिनय कौशल विकसित कर लिया था। जियांग चे के पास वर्तमान में लैंजी समूह में 20% हिस्सेदारी थी और उसके पास पूर्ण कार्मिक छूट अधिकार थे। इसलिए भले ही वह पुरुषों को बेहद नापसंद करती थी, अपनी नौकरी की खातिर लियानरान के पास जियांग चे के साथ खुद को जोड़ने और जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह करीब आया, जियांग चे की अनोखी साफ खुशबू उसकी नाक पर फैलने लगी। लियानरान की भौहें तन गईं और उसे घृणा का भाव महसूस हुआ। लियानरान को आपसे घृणा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 2233। अपने दिमाग में त्वरित प्रसारण को सुनकर और लियानरान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर जियांग चे को अत्यधिक मनोरंजन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से आंतरिक रूप से उससे घृणा थी, फिर भी उसे अत्यधिक चापलूस होने का नाटक करना पड़ा। ये शक्ति और प्रभाव होने का लाभ था। सचिव ली, मैं आज आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चे ने कॉफी का एक छोटा घूंट लिया और हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि महाप्रबंधक जियांग लियानरान के साथ क्या चर्चा करना चाहते हैं? लियानरान अभी भी मंद मंद मुस्कुराए और शांति से पूछा। किसी कारण से जियांग चे को इस तरह देखकर लियानरान को अचानक कई बुरे पूर्वाभास हुए। हालांकि जियांग चे का व्यक्तित्व सतह पर लगभग दोषरहित दिखाई देता था, लियानरान को हमेशा लगता था कि ये केवल जियांग चे के भेष थे। कोई कारण नहीं, ये सिर्फ उसकी प्रवृत्ति थी। वह काम में व्यस्त रहने वाले लेंग क्विंग क्यू की तुलना में पुरुषों को कहीं बेहतर समझती थी। जियांग चे के अगले वाक्य ने उसके संदेह की पूरी तरह पुष्टि कर दी। ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके छोटे भाई ली जिमिंग के बारे में है। 57 लियानरान के साथ जबरदस्ती करना। महाप्रबंधक जियांग, इससे आपका क्या मतलब है? जियांग चे को अचानक अपने छोटे भाई ली जिमिंग का जिक्र सुनकर लियानरान का बुरा अनुमान और भी मजबूत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान खिली हुई थी क्योंकि वह शांति से उत्तर के लिए दबाव डाल रही थी। आपके भाई को 3 साल पहले एक अत्यंत दुर्लभ हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का पता चला था और उसका लिंजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मौजूदा चिकित्सा मानकों को देखते हुए हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का इलाज करना बिल्कुल असंभव है। तो आपके भाई के पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं। जियांग चे ने शांति से बात की, धीरे धीरे ली जिमिंग के बारे में विभिन्न तथ्य बताए। उनके शब्दों में कोई दया नहीं दिख रही थी। हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस वर्तमान चिकित्सा समुदाय के लिए असाध्य समस्याओं में से एक है। ये कहा जा सकता है कि एक बार अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वह धीरे धीरे केवल मौत का ही इंतजार कर सकता है। हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस वाले मरीजों के पास जीने के लिए आमतौर पर 3 से 5 साल होते हैं। अगर ठीक से देखभाल की जाए तो 7 या 8 साल तक जीवित रहना सवाल से बाहर नहीं है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के रोगियों को क्रमिक रूप से विभिन्न लक्षणों का अनुभव होगा, जैसे कि अंगों में कमजोरी, चलने में असमर्थता, बोलने में बाधा और सांस लेने में कठिनाई। ये कहा जा सकता है कि उनके दिमाग अभी भी स्पष्ट होने के अलावा उनकी स्थिति एक वंशपतिक व्यक्ति से भी बदतर है। न्यू फैंग एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी सफलतापूर्वक लियानरान का बॉयफ्रेंड बनने में सक्षम हो सका। इसका मुख्य कारण ली जिमिंग की अचानक बीमारी थी। हाई स्कूल के अपने 3 वर्षों के दौरान अपने विशेष अनुभवों के कारण लियानरान को पुरुषों के प्रति दोहरी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घृणा है, जो हर पुरुष के प्रति समान रूप से घृणा करती है। यदि म्यू फैंग अचानक प्रकट नहीं हुआ होता और ली जिमिंग के चिकित्सा खर्चों का भुगतान करके उसकी तत्काल समस्या का समाधान नहीं किया होता, तो म्यू फैंग एक साधारण व्यक्ति बनकर उसका प्रेमी बनने में कभी सफल नहीं होता। हालांकि लियानरान को म्यू फैंग से घृणा थी, लेकिन वह उसकी समय पर मदद के लिए बहुत आभारी थी। यही वजह है कि वह और म्यू फैंग नामात्र के प्रेमी और प्रेमिका बन गए। यहाँ तक कि चेन हाओ, परोपकारी ईश्वरीय डॉक्टर जो पहाड़ से नीचे आया था, ली जिमिंग के सामने असहाय था, जो पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। अधिक से अधिक वह केवल ली जिमिंग के हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को और बिगड़ने से रोक सका, इसे पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ रहा। ली जिमिंग का पूरी तरह से इलाज तभी हो सका जब वह बाद में बैयून पर्वत पर लौटे और घोस्ट गेट 13 नीडल्स का पूरा संस्करण प्राप्त किया। पूरी तरह ठीक होने के लिए पूरे 2 साल का इलाज किया। जियांग चे के लिए हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का इलाज करना कोई कठिन समस्या नहीं थी।
ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल का होना, ली जिमिंग पर एक बार एक्यूपंक्चर करना, ली जिमिंग के शरीर के भीतर छिपी निष्क्रिय जीवन शक्ति को उत्तेजित करने के लिए क्रिएशन 9 नीडल्स का उपयोग करना और इस क्षय को आश्चर्य में बदलने की ताई डिवाइन नीडल्स की क्षमता के साथ पूरक करना ली जिमिंग की स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये देखकर कि लियानरान के चेहरे पर मुस्कान अचानक बंद हो गई और उसका सुंदर चेहरा उदास हो गया, जियांग चे ने इसे नजरअंदाज कर दिया और खुद से बात करना जारी रखा। अन्य लोग आपके भाई के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। मैं पुरुषों के प्रति आपकी शारीरिक घृणा का भी इलाज कर सकता हूँ। जियांग चे का लहजा बेहद शांत और संयमित था, मानो वह किसी मामूली बात के बारे में बात कर रहा हो। लियानरान पुरुषों के प्रति दोहरी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घृणा से पीड़ित है। गोस्ट गेट 13 नीडल्स आसानी से पुरुषों के प्रति शारीरिक घृणा का इलाज कर सकती है, लेकिन जहां तक पुरुषों के प्रति उसकी मनोवैज्ञानिक घृणा का सवाल है, इस तरह की चीज को समय के साथ केवल लियानरान ही बदल सकती है। अधिक से अधिक वह मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। तो महाप्रबंधक जियांग, इन सब से आपका वास्तव में क्या मतलब है? लियानरान ने एक गहरी सांस ली, मुश्किल से अपनी भावनाओं को दबाने में कामयाब रही जो फूटने वाली थी। उसका सुंदर चेहरा ठंड की तरह ठंडा था और उसकी आवाज में अब पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। उसके भाई की स्थिति हमेशा एक ऐसा विषय रही है जिसे लियानरान ने जानबूझकर टाला था, और जियांग चे को सीधे तौर पर इसे उजागर करते हुए देखकर अगर वह अच्छे मूड में होती तो यह आश्चर्य की बात होती। लियानरान जियांग चे के दावों से 1000% असहमत थे। सबसे पहले, जियांग चे बिल्कुल भी मेडिकल छात्र नहीं है, न ही उसके पास मेडिकल लाइसेंस है, और एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस वर्तमान में दुनिया में एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त असाध्य चिकित्सा समस्या है। हालांकि वह हमेशा जानबूझकर इसका सामना करने से बचती थी, लियानरान को यह तथ्य पता था। यहां तक कि विश्व प्रसिद्ध शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ भी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के खिलाफ असहाय हैं, तो 21 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्र जियांग चे संभवतः इसे कैसे ठीक कर सकता है? यह विश्वास करने के बजाय कि जियांग चे अपने भाई की स्थिति का इलाज कर सकती है, लियानरान यह विश्वास करेगी कि सुअर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। लियानरान को जियांग चे के इरादों के बारे में बहुत अच्छा अंदाजा था। वह बस उसके भाई को एक सफलता बिंदु के रूप में उपयोग करना चाहता था, फिर उसे हेरफेर करना और उसे अपनी कैनरी बनाना चाहता था। बेशक लियानरान 1000 बार ऐसा करने को तैयार नहीं थी। वह हर पुरुष को समान रूप से नापसंद करती थी और जियांग चे की अत्यधिक उच्च उपस्थिति चेहरे का आकर्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भले ही जियांग चे की पहचान लिंगजियाओ कैपिटल के पूर्ण रूप से नियंत्रित अध्यक्ष लिंजियांग के पहले युवा मास्टर की थी, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियांग चे की रहस्यमय पृष्ठभूमि के बारे में लियानरान ने राष्ट्रपति लिंग क्विंग के साथ कई बार विभिन्न व्यावसायिक भोजों में जाते समय कभी-कभी कुछ बातें सुनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह लिंगजियो कैपिटल के अध्यक्ष से कहीं अधिक है। ये जियांग चे की रहस्यमय पृष्ठभूमि के डर से भी था कि लियानरान ने मौके पर विस्फोट करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि किसी अन्य पुरुष ने उससे ये शब्द कहे होते तो उसने बहुत पहले ही उस पर नमकीन सोडा छिड़ककर उसे मार डाला होता। लियानरान के चेहरे को बेहद ठंडा और आकर्षक होते देखकर जियांग चे ने अभी भी शांत स्वर बनाए रखा। अब मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। सबसे पहले, मेरी औरत बनो और मैं पुरुषों के प्रति आपकी घृणा का इलाज करने में मदद करूंगा और आपके भाई को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का इलाज करने में मदद करूंगा। दूसरा, मुझे मना कर दो और फिर तुम्हारा भाई पूरी तरह से गायब हो जाएगा। चुनाव आपके हाथ में है। आप अपना रास्ता कैसे चुनते हैं यह आप पर निर्भर है। सचिव ली। बोलने के बाद जियांग चे ने गर्मागर्म कॉफी उठाई और एक छोटा घूंट लिया। जियांग चे ने लियानरान को आगे बढ़ाने और आकर्षित करने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लियानरान गंभीर एंड्रोफोबिया से पीड़ित है, जिससे हर पुरुष समान रूप से घृणा करता है, और यहां तक कि ली जिमिंग का सामना करते समय लियानरान की शारीरिक प्रतिक्रिया होती, भले ही कोई मनोवैज्ञानिक घृणा न हो। ऐसी महिला के लिए सामान्य तरीकों से उसका पीछा करना और उसे आकर्षित करना बिल्कुल अवास्तविक है। म्यू फैन की तरह, जिसने 7 साल तक सिंपिंग की, भले ही अब वह सिंपिंग करके सफलतापूर्वक उसका प्रेमी बन गया है, क्या उसने अभी भी लियानरान का छोटा सा हाथ नहीं पकड़ा है? लियानरान इस अद्वितीय सुंदरता को नियंत्रित करने के लिए कोई केवल जबरदस्ती, प्रलोभन और धमकियों का उपयोग कर सकता है। दया और शक्ति दोनों को मिलाकर धीरे धीरे उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ सकता है। ऐसा नहीं था कि जियांग चे ने लियानरान को प्रभावित करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह विचार एक पल में खारिज हो गया था। उसे प्यार से प्रभावित करना असंभव नहीं है, लेकिन वापसी का चक्र बहुत लंबा है। महाप्रबंधक जियांग अभी भी समय के साथ प्यार बढ़ता है मॉडल को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें रिटर्न चक्र छोटा और दक्षता उच्च है। कोई भावना नहीं, सरल। लंबे समय के बाद क्या भावनाएं विकसित नहीं होंगी? पहले बस में चढ़ें, फिर टिकट खरीदें। वैसे भी वह लियानरान का व्यक्तित्व चाहता है और उसका दिल भी। आखिरकार महाप्रबंधक जियांग हमेशा से बहुत लालची रहे हैं और खूबसूरत महिलाओं को पसंद करते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं राष्ट्रपति लिंग को ये सारी बातें बता दूंगा और तुम दोनों के बीच सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लूंगा और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुला लूंगा? जियांग चे की बातें सुनने के बाद लियानरान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह दांत पीसकर बोली, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। निस्संदेह ये गुस्से के कारण था। लियानरान ने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने जियांग चे से ऐसी पूरी तरह से बेशर्म पसंद का प्रस्ताव रखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या उसके पास कोई विकल्प भी था? कितना बेशर्म और घिनौना आदमी है। तो जियांग चे के बारे में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा कहां से आई? क्या किसी ने कभी जियांग चे का असली रंग नहीं देखा? 58 जियांग चे के नाम पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाओ। लियानरान की बातें सुनने के बाद जियांग चे मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट मजाकिया थी, उसका लहजा चंचल था, जिसमें स्पष्ट रूप से अहंकार का संकेत दिख रहा था। सचिव ली, क्या आप जानते हैं कि जियांगजू प्रांत में जियांग कैसे अस्तित्व में आया? क्या आप जानते हैं कि लिंजियांग शहर में जियांग कैसे बना? 30 साल पहले लिंजियांग शहर को लिंजियांग शहर नहीं कहा जाता था, इसे लिनबेई शहर कहा जाता था। क्या ये हो सकता है? जियांग चे के शब्दों को सुनने के बाद लियानरान का दिमाग अचानक ठिठक गया और उसके सुंदर चेहरे पर आतंक की झलक दिखाई दी। वह घबराहट में निगल गई, उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, पूरा वाक्य बोलने में असमर्थ थी। इस समय लियानरान के दिमाग में अचानक कई विचार कौंध गए। उसके विचार तेजी से बढ़ने लगे और उसके दिल में एक तूफान उमड़ पड़ा, जो लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वह 3 साल तक लिंग क्विंग के साथ रही थी। इन 3 वर्षों के दौरान लियानरान लिंग क्विंग के साथ विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में गए और अनगिनत भव्य अवसरों के गवाह बने। उन्होंने लिंजियांग शहर की समग्र शक्ति संरचना की एक निश्चित समझ भी प्राप्त की। वह जानती थी कि लिंजियांग शहर में 6 प्रमुख परिवार हैं जो लिंजियांग शहर और आसपास के कई शहरों के विभिन्न संसाधनों पर मजबूती से नियंत्रण रखते हैं।
उनकी पारिवारिक शक्ति अपार थी, उनकी विरासत चिरस्थायी थी और उनका रुतबा अटल था। और 6 प्रमुख परिवारों के ऊपर जियांग परिवार था, जो जियांगजू प्रांत का शीर्ष प्रभावशाली परिवार था। ये कहा जा सकता है कि विशाल जियांग परिवार ने पूरे जियांगजू प्रांत के सभी प्रभावशाली परिवारों और कुलीन घरों को मजबूती से दबा दिया। जियांगचे की पृष्ठभूमि के बारे में लियानरान वास्तव में उच्च वर्ग के दायरे का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वह केवल ये जानती थी कि उसके पास लिन जियांग के पहले युवा मास्टर होने की प्रतिष्ठा है और लिन क्विंक्यू ने उसे जियांगचे के बारे में अधिक जानकारी कभी नहीं दी थी। आखिरकार लियानरान और जियांगचे दो अलग अलग दुनियाओं के लोग थे जिनके मिलन की कोई संभावना नहीं थी। मूल रूप से लियानरान ने केवल सोचा था कि जियांगचे की पृष्ठभूमि रहस्यमय और शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांगचे वास्तव में महान जियांगजू क्राउन प्रिंस होगा। आखिरकार इतनी ऊंची और शक्तिशाली चमकदार शख्सियत की किस्मत में उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई बातचीत नहीं करना था, जो निम्न वर्ग का एक सामान्य व्यक्ति था। ऐसी प्रमुख हस्ती का जन्म शिखर पर खड़े होकर सभी जीवित प्राणियों को नीची दृष्टि से देखने के लिए हुआ था। लेकिन वास्तविकता ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया। यह अच्छे कपड़े पहने, मुस्कुराता हुआ, उसके सामने सभ्य लेकिन बेशर्म बदमाश वास्तव में महान जियांगजू क्राउन प्रिंस था। इस समय लियानरान पूरी तरह से घबरा गई थी। लियानरान को आपके प्रति डर महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 4444। लियानरान को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3333। डॉट 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 डॉट। ये सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। मेरे दादाजी जियांगो हैं। जियांगचे ने सिर हिलाया। लियानरान को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए, उसके चेहरे के हाव भाव में बदलाव को देखते हुए उसे यह बेहद मनोरंजक लगा। लियानरान ने कई बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच गए और अंततः वापस निकल गए, जिससे वह चुप हो गई। जियांगो कौन थे? शायद ज्यूजो देश में कोई नहीं जानता होगा। लियानरान स्वाभाविक रूप से जियांगो को उच्च सम्मान और प्रशंसा में रखती थी, लेकिन जहां तक उनके पोते का सवाल है, लियानरान को वास्तव में किसी भी सद्भावना को महसूस करना मुश्किल लगता था। अब लियानरान को अंततः समझ आ गया कि जियांगचे उसे डराने का झांसा नहीं दे रही थी। यदि वह चाहता तो वह उसके छोटे भाई को बिना किसी निशान के चुपचाप और पूरी तरह से गायब कर सकता था। ये कहीं और मुश्किल हो सकता है, लेकिन जियांगजू प्रांत में क्या ऐसा कुछ था जो जियांगचे नहीं कर सका? जियांगचे का सामना करते हुए उसके द्वारा किया गया कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ होना तय था। इस समय लियानरान को अचानक अपने बॉस लिन क्विंक्यू के बारे में याद आया। शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि लिन क्विंक्यू, इतनी ठंडी और अलग थलग महिला, बर्फ की तरह ठंडी, जिसने किसी भी आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, केवल 2 बार उसे देखने के बाद जियांगचे के लिए पूरी तरह से गिर जाएगी। अब लियानरान को अचानक कुछ समझ आया। शायद जियांगचे, वह बदमाश, उस समय लिन क्विंक्यू का पीछा करते समय सामान्य तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता था। ये संभवतः वही जबरदस्ती और प्रलोभन था। इस विचार पर लियानरान की अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। यहां तक कि अरबपति सीईओ लिन क्विंक्यू ने भी घुटने टेक दिए थे। वह एक सामान्य व्यक्ति जियांगचे के चंगुल से कैसे बच सकती थी? लेकिन मिस्टर जियांग, आप जानते हैं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लियानरान का दिमाग दौड़ गया और उसने अचानक म्यूफैंग को एक ढाल के रूप में सोचा और जियांगचे को पीछे हटने की उम्मीद करते हुए सहज रूप से इसे धुंधला कर दिया। हालांकि उसके और म्यूफैंग के बीच कोई वास्तविक स्नेह नहीं था। जियांगचे को शायद ये बातें नहीं पता थी, है ना? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे और म्यूफैंग के बारे में सब कुछ जानता हूं। उसने 7 साल तक आपका पीछा किया और 3 साल तक आपका प्रेमी रहा, लेकिन आपसे कभी कोई अंतरंग संपर्क नहीं हुआ और आपके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। ये ठीक है, मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांगचे ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, और उसने सूक्ष्मता से मुद्दे को ही टाल दिया। जिस तरह लेंजी ग्रुप लिन क्विंक्यू की कमजोरी थी, उसी तरह ली जिमिंग लियानरान की एकमात्र कमजोरी थी। सांप पर प्रहार करने के लिए आप उसके 7 इंच पर प्रहार करें। जब तक वह ली जिमिंग के लिए लियानरान के बहन के स्नेह का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता था, जियांगचे का मानना था कि यह प्रलोभिका अंततः समझौता कर लेगी। लियानरान, जियांगचे के मुस्कुराते चेहरे, उसके आत्मविश्वास की भावना को देखकर, जैसे कि उसने उसे पहले ही पा लिया हो, लियानरान को काफी दबा हुआ और निराश महसूस हुआ। उसकी छाती कड़ी हो गई। लियानरान को लगता है कि आप बेशर्म हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3344। थप्पड़। सचिवली, आपका उत्तर क्या है? जियांगचे ने भौहें ऊपर उठाई और आधी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने लियानरान को देखा। बहुत खुश हुआ। चूंकि यंग मास्टर जियांग ने ऐसा कहा है, क्या लियानरान के पास कोई अन्य विकल्प है? लियानरान ने एक दुखद मुस्कान दी, मानो उसने पहले ही खुद को भाग्य के हवाले कर दिया हो। जियांगचे जैसी शीर्ष प्रभावशाली शख्सियत के सामने उनके जैसा सामान्य व्यक्ति क्या हलचल मचा सकता है? जियांगचे की मांगों पर सहमत होने के अलावा लियानरान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह अपने छोटे भाई को इस दुनिया से पूरी तरह गायब होते नहीं देख सकती थी, है ना? हालांकि जियांगचे के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, जेड की तरह कोमल और परिष्कृत, लियानरान को पूरा विश्वास था कि जियांगचे अपने शब्दों को पूरा कर सकती है। अगर उसने आज ना कहा तो उसका छोटा भाई तुरंत धरती से गायब हो जाएगा। जियांग परिवार जैसे शीर्ष परिवार में जन्मे जियांगचे का व्यक्तित्व इतना अनिर्णायक कैसे हो सकता है? म्यूफैंग जैसे सुपर सिम्प का सामना करते हुए लियानरान स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से संभाल सकती थी, जिससे उसे सफल होने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जियांगचे जैसे शीर्ष कुलीन युवा मास्टर के सामने उसकी सभी योजनाएं और गणनाएं निरर्थक थीं। जियांगचे उसकी चालों में कभी नहीं फंसेगी। बहुत अच्छा, आपने सही चुनाव किया है। चूंकि आप इस युवा मास्टर से सहमत हैं, ये युवा मास्टर स्वाभाविक रूप से अपनी बात रखेगा। अब मुझे पुरुषों के प्रति आपकी शारीरिक घृणा का इलाज करने दीजिए। जियांगचे मुंह में सफेद दांत दिखाते हुए चमकते हुए मुस्कुराया। उसके हाथ के एक झटके से पतली चांदी की सुइयों की पंक्तियां एक ठंडी चमक छोड़ती हुई और सफेद रोशनी से झिलमिलाती हुई उसकी उंगलियों पर दिखाई दी, जिससे किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। नहीं मिस्टर जियांग, आप गंभीर हैं। जियांगचे को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख लियानरान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह घबराकर निगलने लगी। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। वह बार बार अपना सिर हिलाते हुए सहजता से कई कदम पीछे हट गई। हालांकि वह पहले ही जियांगचे के दबाव में उसकी महिला बनने के लिए सहमत हो गई थी, लियानरान को विश्वास नहीं था कि इस बदमाश के पास वास्तव में कोई चिकित्सा कौशल है। क्या वह उसके साथ गिनी पिग जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था? हे, डरो मत, इस युवा मास्टर का चिकित्सा कौशल बेहद शानदार है। 59 जियांग दागवान दयालु है और महिलाओं को रोते हुए नहीं देख सकता। डॉट डॉट डॉट। वो लियानरान का नाजुक शरीर सोफे पर सिमटा हुआ था। उसकी आंखें चमकते आंसुओं से भरी थी, उसकी दृष्टि धुंधली थी, रोने की कगार पर थी। उसके सुगंधित कंधे लगातार काम रहे थे। वह वास्तव में बारिश में नहाए हुए नाशपाती के फूल की तरह थी। जिसने भी उसे देखा उसके मन में दया पैदा हो गई।
लियानरान को ऐसी रोती हुई हालत में देखकर जियांग चे को थोड़ा हंसने का मन हुआ। बिना किसी अन्य कारण के उसे सिर्फ महिलाओं को रोते हुए देखना पसंद था, विशेषकर कुछ विशिष्ट क्षणों में। मैं कहता हूँ मिस ली, क्या ये सचमुच इतना बुरा है? मैंने सिर्फ तुम्हें एक्यूपंक्चर उपचार दिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। आप ऐसे रोते रहते हैं जैसे कि यह यंग मास्टर किसी प्रकार का बदमाश है जो चाहता है उसे प्राप्त करने के बाद लोगों को स्वीकार नहीं करता है। अपने दिल में हंसी को दबाते हुए जियांग चे ने सीधे चेहरे से बात की। यदि उसने वास्तव में कोई पाशविक कृत्य किया होता तो जियांग चे ने इसे स्वीकार कर लिया होता, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने केवल लियानरान को उसके शारीरिक एंड्रोफोबिया से निपटने में मदद की थी। जियांग चे उस चीज के लिए दोष नहीं लेगा जो उसने नहीं किया। क्या ऐसा नहीं है? तुम बदमाश हो, तुम वास्तव में। लियानरान ने अपनी आंखें उठाईं, जियांग चे को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए, अभी भी व्यथित दिख रही थी। एक आदमी के सामने अपने शरीर को उजागर करना, भले ही वह सिर्फ उसकी पीठ हो, फिर भी लियानरान को मनोवैज्ञानिक असुविधा की लहर महसूस हुई, जिससे वह बेहद मिचली महसूस कर रही थी। आखिरकार लियानरान के लिए यह पूरी तरह से पहला था। विपरीत लिंग के साथ इतना अंतरंग संपर्क उसका पहली बार था। लियानरान को लगा कि उसका एंड्रोफोबिया न केवल थोड़ा कम हुआ है, बल्कि जियांग चे की हरकतों के बाद और भी गंभीर हो गया है। आज उसने वास्तव में जियांग चे के बेशर्म पक्ष को देखा था, जो कि आमतौर पर प्रदर्शित होने वाली सौम्य और परिष्कृत सज्जन छवि के बिल्कुल विपरीत था। लियानरान बेहद उदास है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2211। लियानरान को घृणा महसूस होती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 3344। मेरे बारे में क्या? एक चिकित्सक के रूप में मेरी नज़र में आप बस एक साधारण रोगी हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही आपके शारीरिक एंड्रोफोबिया को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। क्या आपको मेरे प्रति बहुत आभारी नहीं होना चाहिए? जियांग चे ने चांदी की सुइयों को सिस्टम स्पेस में वापस डाल दिया और इसके बजाय लियानरान से लाभ मांगना शुरू कर दिया। ये कहते हुए जियांग चे सीधे आगे बढ़ी और लियानरान का नाजुक हाथ पकड़ लिया, उसे याद दिलाया। ये कैसा है? क्या आप अब प्रतिकर्षण की उस शारीरिक प्रवृत्ति को महसूस नहीं करते? ये सच है। तो आप वास्तव में चिकित्सा में कुशल हैं। लियानरान ने जोरदार संघर्ष किया, अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ संघर्ष करने के बाद उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग चे की याद सुनकर लियानरान ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया, उसके चेहरी होंठ सदमे में थोड़ा खुल गए, वह स्तब्ध और अवाक रह गई। लियानरान स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि यद्यपि वह अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से जियांग चे के प्रति बेहद घृणा महसूस करती थी, लेकिन अब उसे अधिक शारीरिक विकर्षण महसूस नहीं होता था। उसकी हालत में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ था। यदि यह अतीत में होता, यहाँ तक कि एक साधारण हाथ मिलाना भी होता, यदि उसे हाथ मिलाने वाला व्यक्ति एक पुरुष होता, तो शायद वह बहुत पहले ही घृणा से उल्टी कर देती, लेकिन अब कोई शारीरिक मिचली की प्रतिक्रिया नहीं थी। तो उसके शारीरिक एंड्रोफोबिया को इस बदमाश जियांग चे ने वास्तव में आसानी से ठीक कर दिया था। ये दुष्ट जो एक सभ्य इंसान की तरह दिखता था, वास्तव में चिकित्सा समझता था। ये पता लगाने के बाद भले ही वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय महसूस कर रही थी, लियानरान को उसके सामने स्थापित तथ्यों को स्वीकार करना पड़ा। अपने एंड्रोफोबिया को आसानी से ठीक करने में सक्षम होने के कारण जियांग चे वास्तव में अपने भाई के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का इलाज करने में सक्षम हो सकती है। भले ही थोड़ी सी भी संभावना थी, लियानरान कोशिश करने को तैयार थी। बेशक ये यंग मास्टर पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक लाइसेंस प्राप्त और वैध मास्टर है। जियांग चे ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और जादू की तरह उसने सीधे सिस्टम स्पेस से पहले से तैयार मेडिकल लाइसेंस निकाला और लियानरान के सामने लहराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का चिकित्सा कौशल कितना शानदार और अद्वितीय था, इस लाइसेंस के बिना चिकित्सा का अभ्यास करना अवैध था। जियांग चे स्वाभाविक रूप से ऐसी बुनियादी गलती नहीं करेगा। आखिरकार मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करना उसके लिए बस एक शब्द की बात थी। लियानरान को इसकी परवाह नहीं थी कि जियांग चे ने मेडिकल लाइसेंस कहां से निकाला था। इसकी जांच करने और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद उसने सावधानी से अपने शब्दों का चयन किया, अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया और अस्थायी रूप से पूछा, तो आप वास्तव में मेरे भाई के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को ठीक कर सकते हैं? आप मजाक नहीं कर रहे हैं? नहीं तो क्या आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि आपका एंड्रोफोबिया कितना गंभीर है? मेरे अलावा क्या कोई अन्य डॉक्टर है जो आपके लिए 100% इलाज की गारंटी देने का साहस करता है? जियांग चे आत्मविश्वास से मुस्कुराया, उसका चेहरा शांत और बेपरवाह था। ये कहना कि एंड्रोफोबिया का इलाज करना उतना मुश्किल नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि यह स्थिति कुछ अजीब थी और सामान्य पश्चिमी चिकित्सा के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वास्तविक कौशल और उच्च प्रतिष्ठा वाला एक पुराना पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर आता जो हर्बल उपचार के साथ पूरक होता, तो वे धीरे धीरे लियानरान के शारीरिक एंड्रोफोबिया में भी सुधार कर सकते थे। यह उनके स्वयं के हस्तक्षेप जितना त्वरित नहीं होता। ये सुनकर लियानरान जियांग चे की बातों से सहमत होकर फिर से चुप हो गई। पहले वह जांच के लिए कई बड़े अस्पतालों में भी गई थी, लेकिन वे डॉक्टर उसकी स्थिति से कुछ हद तक असहाय थे और उसका इलाज नहीं कर सके। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चे केवल एक एक्यूपंक्चर सत्र के साथ उसकी स्थिति को पूरी तरह से सुधार सकती है। वास्तव में हुआ तो के पुनर्जन्म की तरह। मैं आपकी स्त्री बनने, आपकी कैंडी बनने के लिए सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आपको मेरे भाई की पुरानी बीमारी ठीक करनी होगी। इसके अलावा हमारे बीच जो हुआ उसके संबंध में मुझे आशा है कि आप इसे अस्थायी रूप से राष्ट्रपति लेंग से दूर रख सकते हैं। एक लंबी चुप्पी के बाद लियानरान ने आखिरकार धीरे से बात की। उसका लहजा नर्म लेकिन दृढ़ था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ली जिमिंग उनके परिवार के एकमात्र शेष सदस्य थे। कई वर्षों तक एक दूसरे पर भरोसा करने के बाद लियानरान ने इस पारिवारिक बंधन को बेहद संजोया। जब तक जियांग चे वास्तव में अपने भाई की पुरानी बीमारी को ठीक कर सकती थी, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। भले ही वह अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से जियांग चे के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस करती थी और भले ही उनके बीच कोई स्नेह नहीं था, लियानरान उसे पवित्रता प्रदान करने के लिए तैयार थी। जब तक उसका भाई सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा, वह पूरी तरह संतुष्ट रहेगी। लेंग क्विंक्यू ने अपनी दयालुता दिखाई थी और उसे एक मौका दिया था, फिर भी वह गुप्त रूप से लेंग क्विंक्यू के आदमी के साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि उसे जियांग चे द्वारा मजबूर किया गया था, फिर भी लियानरान को अपराध बोध से भरा हुआ महसूस हुआ। यथासंभव लंबे समय तक विलंब करने के विचार से लियानरान ने फिलहाल अपने राष्ट्रपति के सामने सफाई न देने का निर्णय लिया। कोई बात नहीं, मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। सही चुनाव करने के लिए बधाई। आप भविष्य में इसके लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी रहेंगे। आओ मुझे देखने दो। जियांग चे ने धीरे से मुस्कुराया और बिना किसी सवाल के लियानरान के कामुक, सुडौल और सुंदर शरीर को अपने आलिंगन में खींच लिया। चूंकि सौदा हो चुका था, जियांग चे विनम्र नहीं होगा।
अब जब उसने लियानरान के शारीरिक एंड्रोफोबिया को पूरी तरह से ठीक कर दिया है तो उसके लिए कुछ मुआवजा इकट्ठा करना काफी उचित था, है ना? तुम बदमाश। लियानरान अपमानित है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 2233। 60। बेबी बहुत अच्छा है। आधे घंटे बाद जियांग चे इत्मीनान से लियानरान के कार्यालय से बाहर निकली और कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर चली गई। लियानरान के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के बाद जियांग चे अपने आंतरिक विचारों के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। वास्तव में एक लियानरान पूरी तरह से 5 लियू मेंगशी के बराबर थी। उसकी अपनी कोमल, प्यारी और मनमोहक छोटी लोली अभी भी लियानरान के सामने थोड़ी बहुत हीन थी, तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह इस बारे में नहीं है कि कौन बेहतर या बुरा है, यह केवल कहा जा सकता है कि उनकी शैलियां स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। राष्ट्रपति लेंग के निजी सचिव के रूप में लियानरान राष्ट्रपति लेंग के समान मंजिल पर थे और उनके दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी अधिक नहीं थी, इसलिए जियांग चे जल्दी से राष्ट्रपति के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे। फिर भी बिना खटखटाए जियांग चे ने धक्का देकर दरवाजा खोला और सीधे प्रवेश कर गया। चूंकि उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति लेंग के साथ संबंध स्थापित कर लिया था, जियांग चे अभी भी इस छोटे से विशेषाधिकार का आनंद ले सकते थे। उसकी नजर चारों ओर घूम गई और जियांग चे ने तुरंत राष्ट्रपति लेंग को अपनी मेज पर बैठे विभिन्न दस्तावेजों को संभालते हुए देखा। राष्ट्रपति लेंग का सुंदर चेहरा भावहीन बर्फ की तरह ठंडा था और वह थोड़ी झुकी हुई थी, लांजी समूह की वित्तीय रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक समीक्षा और अनुमोदन कर रही थी। अपने कानों के पास कदमों की आहट सुनकर राष्ट्रपति लेंग की नाजुक भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और बहुत अप्रसन्नता महसूस करने लगे। किसी ने उसके दफ्तर में बिना दस्तक दिए सीधे घुसने की हिम्मत की। चाहे वह किसी भी विभाग का पर्यवेक्षक हो, यह व्यक्ति मर चुका था। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और ये देखकर कि वह व्यक्ति जियांग चे था, राष्ट्रपति लेंग की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसकी आंतरिक नाराजगी तुरंत सुखद आश्चर्य से बदल गई। उसके लाल होंठ थोड़े खुले और वह मंद मुस्कुराए। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन था, पता चला कि यह यंग मास्टर जियांग है। युवा मास्टर जियांग, कृपया बैठ जाएं। यह विनम्र महिला आपके लिए तुरंत चाय बना देगी। ये कहते हुए राष्ट्रपति लेंग अपनी सीट से उठी, गर्म पानी का एक बर्तन लिया और अपनी बहुमूल्य बेशकीमती चाय बनाना शुरू कर दिया। एक पल में चाय की सुगंध हवा में भर गई, जो पूरे कार्यालय में फैल गई। बुरा नहीं, आप विचारशील हैं। जियांग चे ने चाय का कप उठाया और प्रशंसा से भरा एक छोटा सा घूंट लिया, आराम से ठंडी और सुंदर राष्ट्रपति की सेवा का आनंद लिया। कम से कम आप बात करना जानते हैं और थोड़ा विवेक रखते हैं। यह मेरी वही नार्सिसस चाय है जिसे मैंने कई वर्षों से संजो कर रखा है। अधिकांश लोगों को इसका आनंद नहीं मिल पाता। राष्ट्रपति लेंग ने जियांग चे को एक आकर्षक दृष्टि दी, फिर शालीनता से वापस बैठ गए, साथ ही एक छोटे से घूंट के लिए अपना चाय का कप उठाया। उसके सुंदर चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई दी। राष्ट्रपति लेंग भी चाय प्रेमी थी, इसलिए उनके कार्यालय में स्वाभाविक रूप से कई कीमती और सुगंधित चाय थी। वही नार्सिसस चाय उनमें से एक थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। यदि जियांग चे नहीं आए होते तो राष्ट्रपति लेंग इसे बाहर निकालने और पीने के लिए काफी अनिच्छुक होते। चूंकि तुम्हें चाय पीना पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बाद में अपने घर से मदर ट्रीदा हुनपाओ की 2 बिल्ली लाऊंगा। जियांग चे ने हल्के से हंसते हुए एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रपति लेंग स्वीकार नहीं कर सके। मदर ट्रीदा हुनपाओ, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? राष्ट्रपति लेंग थोड़ा रुके और संदिग्ध भाव से जियांग चे को घूरते रहे। राष्ट्रपति लेंग इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थे कि जियांग चे ऐसी दुर्लभ चाय पी सकते थे। आखिरकार जियांग परिवार की पृष्ठभूमि सर्वविदित थी। राष्ट्रपति लेंग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि जियांग चे ने मदर ट्रीदा हुनपाओ की पूरी 2 बिल्लियां पेश की। राष्ट्रपति लेंग, जिन्हें चाय समारोह का गहरा ज्ञान था, ने स्वाभाविक रूप से इस शीर्ष श्रेणी की सुगंधित चाय मदर ट्रीदा हुनपाओ के बारे में सुना था। इस प्रकार की शीर्ष श्रेणी की सुगंधित चाय एक विशेष आपूर्ति थी और बाजार में प्रसारित नहीं होती थी, यहां तक कि एक तेल भी ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उन्होंने तुरंत मदर ट्रीदा हुनपाओ की 2 बिल्लियां देने की पेशकश की। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि यह लिनजियांग सिटी फर्स्ट यंग मास्टर वास्तव में असाधारण था। बिल्कुल नहीं, मेरे घर पर बहुत सारा दा हुनपाओ है और कोई भी इसे नहीं पीता। जियांग चे ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, मानो कोई महत्वहीन बात बता रही हो। शुरुआत में जियांग चे को वास्तव में इस कीमती सुगंधित चाय में बहुत दिलचस्पी थी, वह हर दिन एक कप पीता था। लेकिन समय के साथ इसे खूब पीने के बाद नवीनता खत्म हो गई और यह सामान्य लगने लगा। फिर यह विनम्र महिला यंग मास्टर जियांग को अग्रिम धन्यवाद देती है। राष्ट्रपति लेंग की खूबसूरत आंखें हल्की सी झपकी और उन्होंने उन्हें चिढ़ाते हुए एक चंचल मुस्कान दी। चूंकि यह जियांग चे का एक उपहार था, राष्ट्रपति लेंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। वह स्वयं चाय प्रेमी थी और लंबे समय से इस प्रसिद्ध मदर ट्रीदा हुनपाओ का स्वाद चखना चाहती थी। अब जब उनके पास अवसर है तो राष्ट्रपति लेंग निश्चित रूप से इसे नहीं चुकेंगी। पिछले 2 अस्पष्ट अनुभवों के बाद राष्ट्रपति लेंग ने पहले ही जियांग चे को अपने दिल में स्वीकार कर लिया था, उन्हें आजीवन साथी मानते हुए, और जियांग चे के साथ विनम्र नहीं होंगे। राष्ट्रपति लेंग के साथ खाली बातचीत करने और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा करने के बाद राष्ट्रपति लेंग द्वारा अपना काम फिर से शुरू करने के बाद ही जियांग चे ने विदाई ली और वहां से चली गईं। चूंकि जियांग चे ने ली जिमिंग की बीमारी का इलाज करने का वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आसानी से अपना वचन नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा कियांग जी, जो लिन मिंग की निगरानी कर रहे थे, ने कहा कि लिन मिंग को पिछली बार ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम द्वारा दंडित किए जाने के बाद से लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स अस्पताल में इलाज मिल रहा था और अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद जियांग चे वास्तव में फॉर्चून के इस बदकिस्मत बेटे से चूक गया। यह अस्पताल जाकर यह देखने का अच्छा अवसर था कि लिन मिंग के साथ क्या हो रहा था। हालांकि लिन मिंग पर हमेशा हमिंगबर्ड डिटेक्शन रोबोट द्वारा वास्तविक समय में निगरानी की जाती थी, जियांग चे हाल ही में जियोचेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपनी महिलाओं के साथ समय बिता रहा था, इसलिए उसके पास इस बदकिस्मत साथी की हालिया स्थिति की जांच करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वैसे भी कियांग जेड के उसे देखने के कारण लिन मिंग उसकी पकड़ से बच नहीं सका। वह महज एक मेमना था जो किसी भी समय वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये कैसा था? आपने हमारे मामले का जिक्र राष्ट्रपति लेंग से नहीं किया, है ना? जियांग चे को राष्ट्रपति के कार्यालय से बाहर निकलते देख लियानरान का मूड अचानक तनावपूर्ण हो गया और उसने अस्थायी रूप से पूछा। वह वास्तव में डर रही थी कि जियांग चे, वह बेशर्म आदमी, अभी उसकी बात मान लेगा और फिर पलटकर राष्ट्रपति लेंग को बता देगा। आखिरकार लियानरान की नजर में जियांग चे एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति नहीं थे, वह बिल्कुल बेशर्म भद्दा बदमाश था। ऐसे व्यक्ति के साथ लियानरान को कोई आश्चर्य नहीं होगा, भले ही उसने कितनी भी चौंकाने वाली चीजें की हों।
मैंने आपसे जो वादा किया था, ये यंग मास्टर स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करेगा। निश्चिंत रहें। जियांग चे ने हल्के से हंसते हुए लियानरान की उत्कृष्ट और दोषरहित त्रुटि को ऊपर उठाया, उसके लुभावने सुंदर चेहरे को देखा, जो सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम था। हालांकि राष्ट्रपति लेंग की तुलना में थोड़ा अंतर था, फिर भी लियानरान 92 के आकर्षण वाली नायिका थी, इसलिए उनका लुक स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था, जो उन तथाकथित लोकप्रिय सितारों और विभिन्न इंटरनेट हस्तियों से कहीं बेहतर था। बस मेकअप का हल्का सा स्पर्श, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक, लुभावनी रूप से सुंदर लग रहा था। जियांग चे द्वारा इस तरह छेड़े जाने पर लियानरान को अपने दिल में अत्यधिक घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह सहज रूप से संघर्ष करना चाहती थी। अपने और जियांग चे के बीच समझौते के बारे में सोचते हुए लियानरान को इस विचार को छोड़ना पड़ा, अपने मन में अशांत विचारों को दबाते हुए अभिव्यक्तिहीन रहकर, और जियांग चे को अपनी इच्छानुसार करने दिया। इतनी अच्छी लड़की। बैककोट चलो, अपने छोटे भाई को देखने अस्पताल चलते हैं। लियानरान को इतना समझदार देखकर जियांग चे संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और उसे राष्ट्रपति की विशेष लिफ्ट में ले गई। लांसी समूह की इमारत से बाहर निकलने और पार्किंग स्थल पर पहुंचने के बाद कार में बैठने से पहले ही जियांग चे ने अपने कान के पास एक गुस्से वाली आवाज सुनी। यानरान, तुम क्या कर रहे हो? 61 नायक के सामने नायिका से छेड़खानी। भावनाओं से भरी उस गुस्से भरी दहाड़ को सुनकर जियांग चे आखिरकार पलट गया। उसकी दृष्टि में लगभग 25 या 26 साल का एक युवक नीला सूट पहने और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए उदास भाव से उसकी ओर देख रहा था। उसी समय जियांग चे के दिमाग में सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि गूंजी। म्यू फैंग ने नाराजगी भावनात्मक मूल्य जोड़ 1233 विकसित किया है। म्यू फैंग की मानसिकता क्षतिग्रस्त है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2233। ये लड़का म्यू फैंग लियानरान का साधारण प्रेमी फॉर्चून का बेटा है जो स्थानांतरित हो गया है। जियांग चे ने भौहें सिकोड़ ली और म्यू फैंग पर सूक्ष्मता से अपने जांच कौशल का इस्तेमाल किया। चरित्र म्यू फैंग आयु 25 पहचान ट्रांसमाइग्रेटर म्यू परिवार का युवा मास्टर आकर्षण 80 साधना कोई नहीं बैककोट कथानक स्थानांतरित ईश्वरीय डॉक्टर मैं दूसरी पीढ़ी का एक साधारण अमीर बन गया। 80 अंकों का आकर्षण, हालांकि उनके खुद के आकर्षण से काफी कम था, फिर भी उन्हें एक सुंदर आदमी बना दिया। म्यू फैंग के चरित्र को एक अमीर सुंदर साधारण व्यक्ति के रूप में फिट किया। बिना किसी खेती के स्थानांतरित होने के बाद ऐसा लगा कि म्यू फैंग का पीठ में छुरा घोंपने वाला नायक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, ठीक लिन मिंग के गॉड लेवल टेकआउट सिस्टम की तरह अधिक से अधिक एक दोषपूर्ण उत्पाद। लियानरान, तुम क्या कर रही हो? म्यू फैंग की आवाज धीमी थी, दांत पीसकर बोल रहा था, उसका चेहरा हरे और पीले रंग के बीच बदल रहा था, उसके माथे पर नसें उभरी हुई थी, उसका दिल राक्षसी क्रोध से भरा हुआ था। इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि वह एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया था, म्यू फैंग का पहला विचार उसकी नामात्र की प्रेमिका लियानरान के बारे में था। यही कारण है कि वह उसे देखने के लिए उत्सुक होकर लांसी समूह में चला गया। हालांकि लियानरान के व्यक्तित्व में कुछ खामियां थीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह एक दुर्लभ सुंदरता थी, एक संपूर्ण आकृति के साथ वास्तव में एक अद्वितीय जादूगरनी थी। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में म्यू फैंग को स्वाभाविक रूप से लियानरान में बहुत दिलचस्पी थी और उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी वे सभी सरल कार्य मूल स्वामी द्वारा किए गए थे, इसका उसे क्या लेना देना म्यू फैंग। इसके अलावा अब जब उसने सिस्टम को जगा दिया था, म्यू फैंग को श्रेष्ठ महसूस हुआ और उसे पूरा विश्वास था कि वह आसानी से लियानरान का दिल जीत सकता है। इसके लिए म्यू फैंग ने पहले ही कई योजनाएं बना ली थीं। वह आज लियानरान से सक्रिय रूप से संबंध तोड़ने के लिए उसे मिलने आया था। सबसे पहले वह उसके मन में अपनी साधारण छवि को बदल देगा, फिर लियानरान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक करियर स्थापित करेगा, और अंत में नायक चेन हाओ की पूरी गोस्ट गेट 13 नीडल्स को रोकने के बाद वह उसके भाई ली जिमिंग को ठीक कर देगा। क्या तब लियानरान पूरी तरह से उसके प्यार में नहीं पड़ जाएगी? लैंसी समूह में आने से पहले म्यू फैंग ने पहले से ही किसी के लिए बाई माउंटेन पर जाने की व्यवस्था कर ली थी ताकि उसके लिए पूरी गोस्ट गेट 13 नीडल्स प्राप्त की जा सके। चूंकि चेन हाओ पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुके थे और उनके गुरु का काफी समय पहले निधन हो चुका था, केवल उन्हें ही पता था कि गोस्ट गेट 13 नीडल्स बाई माउंटेन पर छिपी हुई थी, इसलिए योजना में कोई गलती नहीं होगी। पहुंचने से पहले म्यू फैंग आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जैसे ही वह लांसी ग्रुप में पहुंचे और अपनी कार पार्क की, उन्होंने देखा कि लियानरान एक अपरिचित व्यक्ति का हाथ थामे हुए थे। वह मधुर और स्नेही लग रहे थे। लियानरान के चेहरे पर घृणा का कोई संकेत नहीं था। ये वह महिला थी जिसके साथ वह पूरे 7 वर्षों तक प्रेम करता रहा और उसका हाथ भी नहीं छू पाया। अब उसे कोई दूसरा आदमी ले जा रहा था, और यह भी संभव था कि उन्होंने कुछ अवर्णनीय चीजें की हों। म्यू फैंग ऐसे दृश्य को देखकर कैसे टूट नहीं सकता था। हालांकि उसने मूल मालिक के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन लियानरान के प्रति मूल मालिक का अत्यधिक जुनून अभी भी उस पर अदृश्य रूप से प्रभाव डाल रहा था। इसलिए लियानरान को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हुए देखकर म्यू फैंग पागलपन की हद तक क्रोधित हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मैं क्या कर रहा हूँ? म्यू फैंग, क्या आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं? मुझे एक नया प्रेमी मिल गया है, तुम्हें मैंने छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड जियांग चे जियांग परिवार का यंग मास्टर है, जिसे आप कभी भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। बेहतर होगा कि आप कुछ सम्मान दिखाएं। लियानरान ने म्यू फैंग की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और भावना रहित थी। उसके शब्दों में मजाक और तिरस्कार का संकेत था, बिल्कुल भी एक अच्छी महिला की तरह नहीं। म्यू फैंग की क्रोधित अभिव्यक्ति का सामना करते हुए लियानरान ने इसे अनदेखा कर दिया। लियानरान ने म्यू फैंग को चेतावनी देने के इरादे से जानबूझकर ये शब्द कहे। हालांकि उसके मन में म्यू फैंग के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं थी, लेकिन लियानरान 3 साल पहले म्यू फैंग के नेक कार्यों के लिए बहुत आभारी थी और नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसे जियांग चे द्वारा फंसाया जाए या निपटाया जाए। भले ही म्यू फैंग एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले एक प्रतिष्ठित परिवार से आए हों, लिनजियांग के पहले युवा मास्टर जियांग चे के सामने ये बस पर्याप्त नहीं था। यदि जियांग चे वास्तव में क्रोधित होते तो म्यू ग्रुप एक पल में दिवालिया हो सकता था। जियांगजू प्रांत में इनमें से किस बड़े और छोटे परिवार को विकास जारी रखने के लिए जियांग परिवार का समर्थन नहीं करना पड़ा। जैसे ही जियांग चे ने बात की, यहाँ तक कि जियांग परिवार के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना भी जो लोग जियांग परिवार का पक्ष लेना चाहते थे वे तुरंत म्यू ग्रुप को तोड़ देंगे। जियांग परिवार के युवा मास्टर जियांग चे। लियानरान के शब्दों को सुनने के बाद म्यू फैंग की तर्कसंगतता फिर से प्रबल हो गई और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर झूल रहा था। क्या ये जियांग चे गॉडली डॉक्टर डिसेंड्स द माउंटेन कथानक के बाद के चरणों में सबसे बड़ा खलनायक नहीं है? वह इतनी जल्दी क्यों प्रकट हो रहा है? और यह बड़ा खलनायक लियानरान के साथ कैसे जुड़ गया?
इन दोनों का स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब उसके स्थानांतरण के कारण उत्पन्न तितली प्रभाव है? इस समय म्यूफैंग का मन उथल-पुथल में था और वह कुछ हद तक विचलित महसूस कर रहा था। चाहे उसने अपने दिमाग पर कितना भी जोर डाला हो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कथानक इतनी विचित्र दिशा में क्यों विकसित हो रहा है। बच्चे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, वह अब मेरी है, कोई आपत्ति? जियांग चे ने म्यूफैंग के कंधे को थपथपाया, उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए अभी भी एक सौम्य और परिष्कृत छवि बनाए रखी, लेकिन उसकी आवाज ने किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। म्यूफैंग के लिए ये किसी राक्षस की फुसफुसाहट से कम नहीं लग रहा था। चूंकि यहाँ कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं था, जियांग चे ने अब दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। म्यूफैंग जैसे नौसिखिया के सामने उसके पास दिखावा करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस आदमी के पास कोई खेती नहीं थी, वह कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सका। जियांग चे के लिए म्यूफैंग को मारना अविश्वसनीय रूप से सरल था। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चे ने म्यूफैंग के ठीक सामने लियानरान की पतली, नाजुक और आसानी से पकड़ में आने वाली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया, उसके पूर्ण और सुडौल शरीर को अपने आलिंगन में खींच लिया और उसकी अवर्णनीय सुंदरता का आनंद लिया। लियानरान की नाजुक भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, एक सहज घृणा महसूस हुई, लेकिन उसने कोई अन्य कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल जियांग चे के आलिंगन में चुपचाप झुक गई, मानो मान रही हो। आप म्यूफैंग का शरीर गुस्से से थोड़ा कांप रहा था, उसका चेहरा राख हो गया था, उसका आंतरिक क्रोध लगभग बेकाबू हो गया था, फिर भी उसने जरा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। इस युवा मास्टर जियांग के सामने एक प्रवासी के रूप में भी वह इस स्तर पर केवल आज्ञाकारी पोते की तरह ही कार्य कर सकता था। आप एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, अब चिल्लाओ। जियांग चे के एक साथी ने बाहर कदम रखा, उसका चेहरा क्रूर था और बिना एक शब्द बोले म्यूफैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर गया। 62 विस्फोटक हवा, हार्दिक अनुस्मारक, यह अध्याय थोड़ा विस्फोटक है, कृपया सावधानी से पढ़ें। एक करारा तमाचा गूंजा और म्यूफैंग तुरंत जमीन पर गिर गया, उसका आधा चेहरा सूज गया और यहाँ तक कि कई दांत भी गिर गए। जिसने हमला किया वह दामा हो था, जो जियांग चे के अंगरक्षकों में से एक था, जिसके पास अंतिम चरण की आंतरिक बल खेती थी। दामा हो लंबा था, उसकी आंखें भयावह थीं, उसका चेहरा खुरदरा था और उसका आचरण बुरा था। वह बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान, एक मानक खलनायक के चेहरे जैसा नहीं लग रहा था। जब से कियांग ज़ीलिन मिंग की निगरानी के लिए अस्पताल गए, दामा हो और लू एर्गो ने जियांग चे के साथ लगातार रहने और उनकी सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य संभाला। कई वर्षों तक जियांग चे की सेवा करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अपने यंग मास्टर को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। यंग मास्टर के सामने प्रदर्शन करने का इतना अच्छा अवसर होने पर दामा हो इसे नहीं चुकेंगे। आप बूहू, म्यूफैंग ने हतप्रभ भाव के साथ अपने सामने दामा हो की ओर देखा और एक दर्दनाक कराह निकाली। वह इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। धिक्कार है, ये सचमुच अपमानजनक है। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था और इस आदमी ने तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह सचमुच बेशर्म है। बकवास करना बंद करो, बस अपनी मार सहो। लू एर्गो ने भी आगे बढ़कर म्यूफैंग के चेहरे के दूसरे आधे हिस्से पर एक और बड़ा तमाचा जड़ दिया। ये बहुत अधिक सम्मित है। ये देखकर कि म्यूफैंग का पूरा चेहरा सूजने लगा, उसके मुंह के कोनों पर खून और आंखों में खून आ गया, लू एर्गो ने अंततः संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि उनके सामने वाला व्यक्ति म्यू परिवार का युवा मास्टर म्यूफैंग था, जियांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक शपथ ग्रहणकर्ता के रूप में लू एर्गो दूसरे पक्ष के प्रतिशोध से डरते नहीं थे। किसी बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना आसान है। भले ही म्यू युजहोंग उस बूढ़े को पता चला कि उसके बेटे को पीटा गया था, वह निश्चित रूप से न जानने का नाटक करेगा और माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने यंग मास्टर के पास भी जा सकता है। म्यूफैंग ने अपना अत्यधिक सूजा हुआ गाल उठाया, उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी, उसकी छाती फूल रही थी और उसके भीतर अचानक असीम क्रोध उमड़ पड़ा। म्यूफैंग आखिरकार लिनजियांग शहर में एक प्रमुख व्यक्ति थे। जियांग चे के 2 अधीनस्थों द्वारा इस तरह पीटा जाना, अगर बात फैल गई तो क्या उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी? वह जियांग चे के सामने कुछ कठोर शब्द कहना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष की भयानक पृष्ठभूमि के बारे में सोचकर म्यूफैंग को फिर से थोड़ा कायरता महसूस हुई। लिनजियांग के युवराज जियांग चे को पूरी तरह अपमानित करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था जब जिस देवी की उसने 7 साल तक चापलूसी की थी, उसने खुद को जियांग चे की बाहों में फेंक दिया। खून थूकने की हद तक अविश्वसनीय रूप से व्यथित और निराश महसूस करने के बावजूद म्यूफैंग के पास अपने गुस्से को निगलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जियांग चे के सामने एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में भी उसे अपना गौरवपूर्ण सिर झुकाना पड़ा। म्यूफैंग उदास है और खून उगल रहा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3344। युवा मास्टर जियांग, वह मैं ही था जो आपकी महानता को पहचानने में असफल रहा। आप एक उदार व्यक्ति हैं, बस मुझे पाक की तरह जाने दो। अब से यानरान तुम्हारी औरत होगी, मैं निश्चित रूप से उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा। म्यूफैंग धीरे से जमीन से उठे, मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उनकी आवाज चापलूसी वाली और बेहद चापलूसी भरी थी। चूंकि कई दांत टूट गए थे, म्यूफैंग हल्की तुतलाहट के साथ बोलता था और उसकी मुस्कान ठंडी लग रही थी, चाहे कोई इसे कैसे भी देखे। जियांग चे ने आज उसे जो अपमान दिया है, वह निश्चित रूप से किसी दिन उसे 100 गुना लौटाएगा। स्थानांतरित होने और सिस्टम को जागृत करने के बाद म्यूफैंग को इस दुनिया के शिखर पर चढ़ना तय था। उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? हानशिन पैरों के बीच रेंगने का अपमान सहन कर सकता था, म्यूफैंग क्यों नहीं? एक महान व्यक्ति छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। हताश होकर खुद की ओर इशारा करते हुए म्यूफैंग ने आखिरकार अपनी लगभग फूटती भावनाओं को दबा दिया। तुम्हें जाने दो। म्यूफैंग के सवाल का सीधा जवाब न देते हुए जियांग चे मंद मुस्कुराए। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम के साथ सीधे संवाद किया और म्यूफैंग पर पागलपन और मूर्खता तावीज का इस्तेमाल किया। इस तावीज का प्रभाव देखना चाहते थे। पागलपन और मूर्खता तावीज का उपयोग करने के बाद जियांग चे ने म्यूफैंग के भाषण और कार्यों को सीधे नियंत्रित करने के लिए तुरंत स्पिरिट लैंग्वेज आर्ट का उपयोग किया। इस समय म्यूफैंग की पुतलियां अचानक फोकसहीन हो गईं, उसकी आंखें खाली हो गईं। जियांग चे की बाहों में यानरान की ओर देखते हुए म्यूफैंग की अभिव्यक्ति अचानक भयावह हो गई, उसका चेहरा पागल कुत्ते की तरह विकृत हो गया और वह बुरी तरह से बोला, लियानरान, सच कहूं तो मैं आज तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं, ये यंग मास्टर, अब तुम जैसी घटिया औरत पर फिदा नहीं होऊंगा। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मेरे प्यार के लायक नहीं है, तुम केवल जियांग चे के पक्ष में कैंडी बनने के लायक हो। लियानरान पूरी तरह से हतप्रभ थी, म्यूफैंग की ओर इशारा कर रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उसकी छाती फूल रही थी, जिससे उसकी आंतरिक उथल-पुथल दिख रही थी और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा था। लियानरान कुछ उलझन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि म्यूफैंग, जो हमेशा उसके प्रति इतना आज्ञाकारी रहा था, ने अचानक ऐसे शब्द क्यों बोले।
हालांकि वह यह भी जानती थी कि म्यू फैंग ने जो कहा वह सच था कि वह जियांग चे की ओर से अधिक लाड़ प्यार वाली कैंडी थी। लेकिन उसके दिल में ये जानना एक बात थी, इसे सार्वजनिक रूप से कहना दूसरी बात थी। लियानरान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें मुक्त कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी हो गई। जब यही बात है तो चलो शांति से ब्रेकअप कर लें। मुझे दोबारा परेशान मत करो। बावजूद इसके ये तथ्य स्थापित हो गया कि म्यू फैंग ने उसकी मदद की थी। यह शायद बुरी बात नहीं होगी कि म्यू फैंग के मन में अब उसके लिए कोई भावना नहीं रही। इस तरह शांतिपूर्ण ब्रेकअप काफी अच्छा था। कम से कम उसे अपने प्रेमी की पीठ में छुरा घोंपने का अपराध बोध महसूस नहीं होगा, भले ही म्यू फैंग केवल उसका साथी प्रेमी था। हे लियानरान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं म्यू फैंग गंदगी खाने की हिम्मत करता हूं। क्या आप में हिम्मत है? म्यू फैंग लियानरान के रवैये के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। उसने ठंडी घूंट भरी और बेतहाशा बोलना जारी रखा। इसके साथ ही म्यू फैंग सीधे पार्किंग स्थल के पास महिलाओं के टॉयलेट की ओर तेजी से दौड़ा और तेजी से सभी की नजरों से ओझल हो गया। कैसा अनुचित पागल है। लियानरान की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि म्यू फैंग अचानक इतने असामान्य शब्द क्यों कहेंगे। क्या वह जानबूझकर पागल और मूर्ख होने का नाटक कर रहा है और जियांग चे को अपने साथ आसान करने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले कि लियानरान कुछ समझ पाती, म्यू फैंग एक सफेद प्लास्टिक बैग पकड़े हुए तेजी से सभी की नजरों में लौट आया। अंदर दुर्गंधयुक्त मल था जिसे म्यू फैंग ने हाल ही में महिलाओं के शौचालय से खोदकर निकाला था। यहां तक कि 3 मीटर दूर से भी लियानरान को लगातार बदबू आ रही थी। इस समय म्यू फैंग के गाल पूरी तरह से सूजे हुए थे, देखने में बेहद घृणित और असहनीय थे। एक नजर से ही व्यक्ति को उल्टी करने की इच्छा हो जाएगी। एक पल के लिए इसका स्वाद चखने के बाद म्यू फैंग को अचानक कुछ याद आने लगा। उसने कुछ ही दूरी पर लियानरान की ओर देखा, अपने हाथ में प्लास्टिक का थैला उठाया और एक मूर्ख की तरह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगा। यानरान, क्या तुम्हें खाना चाहिए? यह अति सुगंधित है। म्यू फैंग की हरकतों के साथ साथ लियानरान की ओर और भी अधिक दुर्गंध फैल गई। इस पल में लियानरान का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें डर से भर गईं। वह झट से जियांग चे की बाहों से उठ गई और डर के मारे चिल्लाते हुए बार बार पीछे हट गई। तुम शापित विकृत हो, दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। 63 मेरा नाम म्यू न्यूबी है और मैं बहुत अद्भुत हूँ। लियानरान पूरी तरह से हतप्रभ थी। इमोशन वैल्यू जोड़ 2233। लियानरान म्यू फैंग से बेहद नफरत करता था। इमोशन वैल्यू जोड़ 4455। अपने दिमाग में सिस्टम के संकेतों को लगातार बजते हुए सुनकर जियांग चे को पता चला कि उसे इस पर लगाम लगानी चाहिए और बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। अन्यथा यह अनुभव लियानरान पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ सकता है। उस विचार के साथ जियांग चे ने म्यू फैंग के शरीर को नियंत्रित किया, जिससे उसने लियानरान को परेशान करना बंद कर दिया और भी अधिक विचित्र हरकतें करना जारी रखा। उसी समय उन्होंने अपने बगल में दामा हो और लू एर्गो पर नजर डाली और उन्हें निर्देश दिया, इस बच्चे के सभी वीडियो रिकॉर्ड करें और उन्हें यिनफू को भेजें। ट्रैफिक में 10 लाख का निवेश करें। मैं चाहता हूं कि वह पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाए। बैककोड गतिविधि व्यय की प्रतिपूर्ति सीधे लिंक्जियाओ कैपिटल के वित्त विभाग से की जा सकती है। अपना आदेश देने के बाद जियांग चे ने भौहें चढ़ा दी, सूक्ष्मता से कुछ कदम पीछे हट गया और लियानरान के पास लौट आया। लानत है, ये वास्तव में बदबू आ रही है। उफ, कितना घृणित। भले ही वह इसके पीछे का मास्टरमाइंड था, जियांग चे को अभी भी मतली और शारीरिक परेशानी महसूस हो रही थी। हे युवा मास्टर, निश्चिंत रहें, मिशन पूरा हुआ। दामा हो और लू एर्गो ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उनके चेहरे पर दुष्ट भद्दी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने हाथ आपस में रगड़े, शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे और बेहद उत्साहित दिख रहे थे। उन्हें ऐसी बेशर्म हरकतें करना बहुत पसंद था। इसके अलावा ये यंग मास्टर द्वारा आदेशित कार्य था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करने में अपना अधिकतम प्रयास किया। इसके साथ ही दामा हो और लू एर्गो ने अपनी मतली को सहन करते हुए अपने अपने फोन निकाले, म्यू फैंग के पास पहुंचे और अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन खोला। म्यू फैंग ने देखा कि फोन उसकी ओर इशारा कर रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कैमरे के सामने पोज देते हुए म्यू फैंग के चेहरे पर बेहद संतुष्टि के भाव दिखे। चाहे किसी ने इसे कैसे भी देखा हो, यह अजीब और बेहद घृणित लग रहा था। आखिरी कॉर्ड निगलते हुए म्यू फैंग ने एक संतुष्ट डकार भरी, फिर अचानक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा। भाइयों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम म्यू फैंग है। मैं लिंजियांग शहर में म्यू ग्रुप का युवा मास्टर हूँ, जिसका उपनाम म्यू ऑसम है। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना अद्भुत हूँ? मैं बकवास खाने की हिम्मत करता हूँ। 3 बार हंसते हुए म्यू फैंग की अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी, मानो वह परम विनम्रता का स्वाद ले रहा हो। उसके चेहरे पर लगातार इच्छा झलक रही थी। ये देखकर दामा हो और लू एर्गो ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखते हुए फिर से नजरें घुमाईं। वे अचानक बिना किसी कारण कांपने लगे और घबराकर निगलने लगे। उनकी आंखों में डर का भाव झलक रहा था। लानत है, यह म्यू फैंग किस तरह का मूर्ख है। यदि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत की तो क्या वे भी अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित होंगे? उन्हें पीछे हटने का मन हुआ, लेकिन जियांग चे के निर्देशों के कारण उनके पास अपने अधूरे काम को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे म्यू फैंग को कई क्लोजअप शॉट मिले। दूरी में लियानरान, जिसने ये दृश्य देखा था, अपनी अभिव्यक्ति बदलती रही। उसने अपने लाल होठों को अपने हाथ से ढक लिया और उचकते हुए पास के एक फूलों के बिस्तर की ओर भागी। ये बहुत घृणित था। इतने भयावह दृश्य का सामना करने पर भी उसकी मजबूत मनोवैज्ञानिक दृढ़ता के बावजूद उसका विश्व दृष्टिकोण रहने से बच नहीं सका, जिससे उसे मिचली आ रही थी और उल्टी करने की इच्छा हो रही थी। विशेष रूप से यह सोचकर कि म्यू फैंग ने उसे पूरे 7 वर्षों तक परेशान किया था। लियानरान का नाजुक शरीर कांपने लगा, उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह पूरी तरह से अस्वस्थ महसूस करने लगी। उसे तुरंत अपने जीवन पर संदेह होने लगा। तो क्या म्यू फैंग को हमेशा से ऐसे अजीब शौक थे और वह जानबूझकर जियांग चे के सामने इसका दिखावा नहीं कर रहा था? क्या बात सिर्फ इतनी थी कि इसे पहले किसी ने खोजा ही नहीं था? इस कारण के अलावा लियानरान किसी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सकी। यदि म्यू फैंग जियांग चे से माफी मांगने के लिए केवल पागलपन का नाटक करना चाहता था, तो उसे इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी, है ना? इसके अलावा म्यू फैंग की पूरी तरह से संतुष्ट अभिव्यक्ति देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी दिखावा कर रहा था। तो यह आदमी न केवल मल खाना पसंद करता है बल्कि पागल भी है। संकी लियानरान को अपने जीवन पर संदेह था। इमोशन वैल्यू जोड़ 4455। ठीक है, इस बेकार आदमी पर ध्यान मत दो। चलो अब जल्दी से अस्पताल चलें, आपके भाई की बीमारी का इलाज करना अधिक जरूरी है। जियांग चे लियानरान के करीब झुक गई, धीरे धीरे उसकी पीठ को बहुत सावधानी से सहलाया। लियानरान को उसकी जल्दी जल्दी सांस लेने में मदद करने के लिए ट्रूक्यूई के निशान का सूक्ष्मता से उपयोग किया।
जियांग के बड़े हाथ में जादुई शक्ति थी। लियानरान की सांसें जल्दी ही सामान्य लय में आ गईं और उसकी छाती अब जोर से नहीं उठ रही थी। धन्यवाद। लियानरान ने हल्के से अपने लाल होठों को दबाया, फिर जियांग को धन्यवाद देते हुए उन्हें थोड़ा अलग किया। अपनी पोशाक को ठीक करने के बाद लियानरान ने अपना सामान्य शांत और सक्षम आचरण वापस पा लिया। उसके आकर्षक चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान, दिलों को लुभाने वाली। लियानरान का अभिनय कौशल शीर्ष पायदान का था। भले ही वह मनोवैज्ञानिक रूप से जियांग के प्रति गहरी घृणा महसूस करती थी, लेकिन उसने सतह पर इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। ये सुनिश्चित किया कि जियांग को कोई असुविधा महसूस न हो और इस तरह वह उसकी नाराजगी से बच गई। पिछले वर्षों के अपने अनुभवों और समाज को समझने के 3 वर्षों के साथ लियानरान ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि कैसे चतुराई से अपनी भावनाओं को छिपाना है और उन्हें दूसरों के सामने उजागर नहीं करना है। कुछ झिझक के बाद लियानरान ने आखिरकार अपनी आंतरिक भावनाओं पर काबू पा लिया और सक्रिय रूप से आगे बढ़ी। जियांग की बांह पकड़ ली और उसके साथ रोल्स रॉयस फैंटम की ओर चल दी, जो बहुत दूर नहीं था। जियांग ने कुछ आश्चर्य से लियानरान की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह बहुत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा और लियानरान की पतली, सुंदर कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। ये कहना होगा कि लियानरान वास्तव में एक अत्यंत बुद्धिमान महिला थी और उसने निर्णायक रूप से और बड़ी दक्षता के साथ काम किया। ये जानते हुए कि वह अपने भाई की एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को ठीक करने की एकमात्र आशा थी। भले ही उसकी मनोवैज्ञानिक गलतफहमी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वह एक निर्णायक विकल्प चुन सकती थी, कई मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को दूर कर सकती थी और उसके साथ बातचीत करने के लिए मतली सहन कर सकती थी। जियांग को लियानरान जैसी बुद्धिमान महिलाएं पसंद थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे गले लगाने से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार यंग मास्टर जियांग ने हमेशा खूबसूरत महिलाओं को पोषित और संरक्षित किया था। जियांग ने लियानरान को कार में ले जाकर सुंदरता को अपनाया। एक बार जब रोल्स रॉयस धीरे धीरे शुरू हुआ तो ये सीधे लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की ओर चला गया। जियांग के काफिले के चले जाने के बाद दामा हो और लू एर्गो ने भी वीडियो रिकॉर्ड करना समाप्त कर दिया। थोड़े से संपादन के साथ इसे ऑनलाइन पोस्ट किया जा सकता है। तब तक म्यू ग्रुप के युवा मास्टर म्यू फैंग निस्संदेह जल्दी ही ऑनलाइन प्रसिद्ध हो जाएंगे और पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगे। आखिरकार इस दुनिया में ओल्ड आर्ट जैसा कोई भयंकर व्यक्ति नहीं था। सार्वजनिक रूप से सीक्रेट रेसिपी हैमबर्गर खाने के मामले में म्यू फैंग निर्विवाद रूप से पहले स्थान पर थे। अब क्या? लू एर्गो ने म्यू फैंग को देखा जो अभी भी अपना खाना खा रहा था और अचानक काम गया। कुछ कदम पीछे हटते हुए उसने दामा हो को अपने पास बुलाया। उसने वास्तव में इस बेवकूफ म्यू फैंग के साथ बहुत अधिक संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि दूसरे पक्ष का पागलपन अप्रत्यक्ष रूप से उसे संक्रमित कर सकता है। 64 लिनमिंग की सर्जरी हुई। यंग मास्टर के आदेश का पालन किया गया है। हमें अब इस आदमी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम वापस जाएंगे, वीडियो संपादित करेंगे और फिर इसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। दामा हो ने अपने फोन पर सहेजी गई विभिन्न वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कई तरह की हंसी मजाक करने लगा। अपना मन बना लेने के बाद वोलोंग और फेंगचू ने अब देर नहीं की और जल्दी से लांजी समूह की पार्किंग छोड़ दी। दामा हो और एर्गोजी के चले जाने के बाद म्यू फैंग अभी भी ओली जी को खाने में तल्लीन था। खत्म करने के बाद वह सोने की तलाश जारी रखने के लिए महिलाओं के शौचालय में जाता था, फिर उसे खाने के लिए पार्किंग स्थल पर वापस लाता था। उन्होंने इस चक्र को दोहराया, इससे कभी नहीं थके। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही दोपहर हुई, कई कार्यालय कर्मचारी अपने अवकाश के दौरान दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकलते हुए पार्किंग स्थल पर पहुंचे। म्यू फैंग को बेतहाशा ओली गे खाते हुए देखकर कई युवा लड़कियां, जिन्होंने दुनिया का बहुत कुछ नहीं देखा था, तुरंत डर गईं और चिल्लाने लगीं और भीड़ के बीच चर्चाओं की झड़ी लग गई। अरे बकवास, ये किसका माथा है जो इतना बहादुर है? दिन के उजाले में पागलों की तरह ओली गे खाना, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है? मैंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। ठीक है, आपने आज एक देखा है। लांसी समूह के कुछ कनिष्ठ अधिकारियों ने म्यू फैंग की पहचान को पहचान लिया और उनके होश उड़ गए। ये लड़का वास्तव में म्यू फैंग है जो म्यू के रियल एस्टेट समूह का युवा मास्टर है। हे भगवान, क्या युवा मास्टर म्यू फैंग पागल हो गया है? अपने सदमे से उबरने के बाद सभी ने अपने फोन निकाले और फिर से म्यू फैंग की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। सभी युवा मास्टर म्यू के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार उच्च समाज के लोगों के बारे में गपशप सुनना कोई रोजमर्रा की घटना नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त उत्साहित थे। इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में म्यू फैंग ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसने अपने आसपास की चर्चाओं को बिल्कुल भी नहीं सुना हो। क्रेजी एंड फूलिश टेलिस्मैन के 3 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए थे, इसलिए म्यू फैंग ने स्वाभाविक रूप से कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, केवल जियांग द्वारा निर्धारित विभिन्न विचित्र और चौंकाने वाले कार्य किए। इस बीच लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के एक निश्चित वार्ड में, डॉक्टर, क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या मूत्रमार्ग को गुदा से पुनः जोड़ा जाना चाहिए? यह एक बुद्धिहीन, अच्छा महसूस कराने वाला उपन्यास है, कृपया तर्क पर ध्यान न दें। लिनमिंग अस्पताल का गाउन पहने हुए, निराशा से भरे चेहरे के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका रंग पीला पड़ रहा था और पूछते समय उनके होंठ कांप रहे थे। कोई नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों में लिनमिंग ने किस प्रकार का कष्टकारी जीवन सहन किया था। कोई भी उनके अनूठे अनुभव को दोहरा नहीं सका। सिस्टम द्वारा दंडित किए जाने और शुरुआत में ही अपने भाइयों को खोने के बाद लिनमिंग अंततः इस तथ्य को स्वीकार करने से पहले 3 दिनों तक निराश रहे। इससे पहले कि लिनमिंग ठीक हो पाते, एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगीं। क्योंकि सिस्टम ने हस्तक्षेप किया और लिनमिंग को एक दर्द रहित गर्भपात का अनुभव कराया, उसका उपकरण बिना किसी निशान के गायब हो गया, कोई भी खुलापन नहीं बचा। इससे एक अविश्वसनीय रूप से अजीब और गंभीर समस्या पैदा हो गई। लिनमिंग को पता चला कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेशाब नहीं कर सकता और वह एक हिजड़े की तरह पेशाब करने के लिए बैठ भी नहीं सकता। वह पेशाब नहीं कर सका, लेकिन लिनमिंग भी पानी पीना बंद नहीं कर सका। भले ही वह केवल छोटे घूंट तब लेता था जब वह प्यास को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था। कुछ दिनों के बाद लिनमिंग को पेशाब करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जो उसकी खोपड़ी तक पहुंच गई और उसकी 2 लीची फटने वाली थी। दर्द की इस अनुभूति ने लिनमिंग के दिल की धड़कन को असहनीय बना दिया, फिर भी उसके पास इसे हल करने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी अजीब स्थिति के लिए उपस्थित चिकित्सक ने 3 समाधान पेश किए। पहला, पूरी तरह से महिला बनने के लिए विदेश में लिंग परिवर्तन सर्जरी कराना। इस प्रकार की सर्जरी जो देश में अवैध है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी डॉक्टर लिनमिंग के लिए इसे करने के लिए तैयार नहीं होगा, खासकर जब से वह उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त धन की पेशकश नहीं कर सका। दूसरा, 2 लीची को पूरी तरह से हटा दें, बाद में पेशाब करने के लिए लिनमिंग के लिए एक छोटा सा चीरा छोड़ दें।
ये सर्जरी सरल लगती है लेकिन वास्तव में इसे करना बेहद कठिन है और इसमें बड़े जोखिम होते हैं। एक भी गलती से लिन मिंग की जान जा सकती थी। सर्जरी के बाद बार बार संक्रमण, गंभीर रक्तस्राव, मूड में बदलाव, ऑस्टियोपोरोसिस और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, लिन मिंग के मूत्रमार्ग को उसके गुदा से दोबारा जोड़ें। क्योंकि डॉक्टरों ने एक्स-रे जांच के माध्यम से पाया कि लिन मिंग का मूत्रमार्ग किसी विचित्र कारण से पेट के निचले हिस्से में गुदा के बहुत करीब गहराई तक घुस गया है, जिससे पुनः कनेक्शन पूरी तरह से संभव हो गया है। यह अपेक्षाकृत सबसे कम जोखिम वाली सर्जरी भी थी। यही वजह है कि सभी डॉक्टरों ने इसकी पुरजोर अनुशंसा की। या तो लीची हटा दें या मूत्रमार्ग को फिर से जोड़ दें या आप लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी के लिए विदेश जाएं। हम मरीज की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, आप अपने लिए चयन कर सकते हैं। लिन मिंग के सवाल का सामना करते हुए उपस्थित चिकित्सक ने गंभीर और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए अपना चश्मा ऊपर उठाया। लिन मिंग की हालत में देरी नहीं की जा सकी। शायद एक दिन उसकी लीची दबाव से फट जाएगी और अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो वह मर जाएगा। इसलिए उपस्थित चिकित्सक लगभग प्रतिदिन लिन मिंग को सलाह देते थे, उनके लिए सर्जरी की व्यवस्था करना चाहते थे। दशकों से चिकित्सा का अभ्यास करते हुए ये पहली बार था जब